ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। निफ्टी सुबह जहाँ वीरू और मैंने शो छोड़ा था वहीं पर 23,600 पर एग्जैक्टली और बैंक निफ्टी भी वहीं पर एग्जैक्ट उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी वही 51,600 पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि बाज़ार ने रिकवरी अच्छी दिखाई और ग्लोबल संकेतों को अनदेखा किया, ये एक अच्छी चीज़ थी। ख़ासतौर से जो यूएस मार्केट क्यूज़ थे, कुछ हद तक ही कहना होगा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वंस अगेन अगर आज हम गिर जाते तो ये माना जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर अभी भी हावी है। आज की रिकवरी बता रही है कि नहीं। इवन एशियन मार्केट्स को अगर आप देखें वो भी यही लग रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ बंद भी हो गए तो भी टेक्निकली और प्योरली टेक्निकली निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया होगा। कल के लो से हम जो आज का लो था वो नीचे था, और कल का हाई ऑब्वियसली 23,700 के ऊपर था, उसके मुकाबले आज का हाई भी कल के हाई के मुकाबले नीचे है। ये एक जस्ट एक टेक्निकल पर अगर आपको चीज़ ऐड करनी होगी तो उस हिसाब से आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रखने के लिए निफ्टी का 23,600 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, ये अच्छी चीज़ है, खासतौर से निफ्टी बैंक। लेकिन आज सुबह निफ्टी आईटी से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल लेवल्स के नीचे था। अंडर परफॉर्म किया है इसने, लेकिन फिर भी ग्रीन में है, ये अच्छी चीज़ है। मार्केट बेट भी ठीक ठाक है, थोड़ी बेटर हो सकती थी, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट 1:1 पर है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। विरुच, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा देखने वाली बात है, एक्सपायरी का दिन है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि जिस तरीके से कल बिकवाली देखने को मिली और आज यहाँ पे ये रिकवरी देखने को मिल रही है, इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? क्या किस सेंटिमेंट ने पुश किया आज मार्केट को? साथ ही अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? टेक्सचर कैसा लग रहा है बाजार का, क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग था लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, कि जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आई। आई थिंक मार्च का पूरा ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, तो उस सेंस में मार्केट ने शायद ये एक चीज़ लेने की कोशिश की कि कल एक एबरेशन था और अब मार्केट वापस शायद चलने को तैयार हो। मैं अभी भी कहूँगा कि हम ना एक नो ट्रेड जोन में हैं, नो मैंस लैंड में हैं यहाँ पर हम, क्योंकि ये मार्केट अगर फिर रुका वहीं पर तो दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन 23,600 से 23,650 ये अब रेजिस्टेंस का जोन है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 23,600 पर ही है। 23,650 के ऊपर अगर आप निकल गए लाइव मार्केट में तो 23,750 तक की ये तेज़ी संभव है, क्योंकि फिर वो आपका काम, बाकी का काम कॉल राइटर्स कर देंगे, और उसके बाद फिर बड़ी रेजिस्टेंस आपकी वही है जो पहले भी थी 23,800 की। लेकिन 23,550 ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने 23,550 टूटा, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग वहीं पर है 23,550 पर, अगर वो टूटा तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दिक्कत बढ़ेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस शायद 51,800 पर आता है, और 51,800 के ऊपर अगर आप निकले तो 52,000 से लेके 52,200 ये एक रास्ता खुलेगा यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि गिरावट अब 51,500 के नीचे ही आएगी। ऑब्वियसली आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बैंक निफ्टी पर किस तरह की क्लोजिंग आती है, उसके बाद हम एक व्यू लेंगे। वीरू के पास चलते हैं आज के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर। वीरू, गुड आफ्टरनून। वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा, मुझे आज थोड़ी सी माइग्रेन था, तो मैं थोड़ा सा जाकर रेस्ट कर रहा था, ज़्यादा कुछ छूटा नहीं, और मुझे अब समझ में आ रहा है मैं सुबह क्यों ये बात आपसे डिस्कस करना भूल गया, आपका सुबह का परिधान देखकर, कि आप ऑलरेडी क्यों वीकेंड के मूड में हैं। क्योंकि वीरू कल छुट्टी पर हैं और वो लॉन्ग वीकेंड का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसके लिए, और वैसे खैर बनता भी था, वो गुरुकुल के बाद थोड़ा सा हम सब लोगों का एक एक दिन तो वो बनता था। तो वीरू, पहली बात तो कहाँ जा रहे हैं आप वीकेंड पे? नहीं। और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव रहा है वो डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, लिटरली करूँगा। आई मीन थोड़ा सा टायर्ड, और एक टेस्ट है थोड़ा सा, उसके बारे में, उसके लिए बस, और कुछ नहीं, सिर्फ आराम। तो कहीं नहीं जाऊँगा। तो चार दिन आराम? मतलब जाना है, यहीं कहीं जाना है, पर बहुत दूर नहीं जाना है। ड्राइविंग नहीं करूँगा, यकीन मानिए, ड्राइव नहीं करूँगा। वीरू का यहीं कहीं मतलब होगा आगरा, है ना वीरू? दिल्ली के आसपास वाली जगह। दिल्ली के आसपास बस। चलिए वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्टॉक्स पे आता हूँ अनुज। हाँ, देखिए, जो स्टॉक्स ओआई, रोल ओवर और कॉस्ट ऑफ कैरी तीनों आधार पे है इस वक्त, मतलब तीनों आई मीन क्राइटेरियाज पे बिल्कुल फिट हो रहे हैं। उसमें पहला है बजाज फिनसर्व। देखिए, इसमें 3-4 दिन से, जब ये पूरी रोल ओवर प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से ही इन द मनी में, यानी 1900 की स्ट्राइक पे और अब 2000 की स्ट्राइक पे, 2000 पे भी पहले हो रही थी पुट राइटिंग। यानी अप्रैल के प्रोस्पेक्टस लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई और बिल्डअप इन अप्रैल, 25 लाख शेयर जुड़े यहाँ पे। तो बजाज फाइनेंस
हर कसौटी पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग लगता हुआ। डायरेक्टर साहब रोल ओवर्स की फिगर भी रखिएगा प्लीज़। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट, मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले इसको स्पॉट भी किया था और मैं फिर कह रहा हूँ कि एवेन्यू सुपरमार्ट इस बार वो दमखम दिखाता हुआ। और एवेन्यू सुपरमार्ट में ज़रा आप एक बार चीज़ देखिएगा, इसने थर्ड अटैम्प्ट में 100 डेमा को पार किया और आज एवेन्यू सुपरमार्ट लगभग आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 3 के बाद पहली बार अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज के इस सेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक हो गया एवेन्यू, बजाज फिनसर्व, फिर लेके आइए इंडिगो। आई मीन सुबह क्रूड ऊपर था, स्टिल आई थिंक ये जिस चीज़ पर फोकस कर रहा है वो है डोमेस्टिक हॉलीडे सीजन स्ट्रॉन्ग। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे आएगा बहुत अच्छे रोलोवर्स के फिगर के बीच में अनुज, ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ, मतलब ये ऑल टाइम हाई ही है, क्लोज कभी नहीं हुआ यहाँ पे। 76.8% रोलोवर और बहुत अच्छी पुट राइटिंग अब 5000 पे विजिबल है ये। और एक चौथा स्टॉक और जो मैंने सुबह अपने पल्स की रीडिंग में भी समझाया था, दैट्स ट्रेंट अनुज। ये ट्रेंट करीब 5420 पे आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्रॉस करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, 82% रोलोवर। तो अनुज ये कुछ हाई टिकट जो बास्केट है ना, उसके ये 4 स्टॉक्स बहुत इंप्रेस करते हुए। बट अनुज रोज बरोज शायद मैं आईटी पे बात करता हूँ, थोड़ा सा रिपीटेटिव लगेगा, लेकिन आज मैं उसको हटा के किन किन स्टॉक्स में जाते हुए अप्रैल की सीरीज में कन्विक्शन बन रहा है। अगर हम 23,600 पर इंडेक्स को छोड़ गए आज, तो किन किन स्टॉक्स में स्पेस पे थोड़ा कन्विक्शन बन रहा है अप्रैल के लिए? बिल्कुल, देखिए उसमें सबसे ऊपर आएगा पीएसयू बैंक्स। आई थिंक मैं सिर्फ एक लास्ट हफ्ते का जो पैटर्न है उसको देख के कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वहाँ बन रहा है। आपको याद होगा आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक्स में खासतौर से जो सेकंड रंग पीएसयू बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आई थिंक इनमें कन्विक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक 3-4 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं जहाँ पर पिछले 3-4 दिन के मूव्स कुछ बयां कर रहे हैं कि कुछ मार्केट प्राइसिंग कर रहा है। उनमें सबसे ऊपर होगा पेटीएम। आई थिंक पेटीएम बहुत टाइम के बाद 800 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और पिछले 3-4 दिन का मूव देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ये एक और स्टॉक है जो मैं काफ़ी लग रहा है कि कन्विक्शन लेके जा रहा है। आई थिंक इंटरग्लोब एविएशन अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज देने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि उन स्टॉक पर फोकस करिए जिन्होंने गिरती मार्केट में भी ना सिर्फ आपका पैसा बचाया बल्कि ऑल टाइम हाई लगाया। तो उसमें आई थिंक नंबर 1 पर इंटरग्लोब एविएशन होगा। आई थिंक सीमेंट स्पेस, जो मिड कैप सीमेंट स्पेस है, वो थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रही है कि शायद मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सीमेंट में कुछ बड़ा पॉजिटिव आ सकता है। चाहे आप जेके सीमेंट देखें, रैमको सीमेंट देखें, हालांकि ये दोनों स्टॉक एफएनओ से बाहर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि अप्रैल में शायद कुछ पॉजिटिव खबर इनको देखने को मिले। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मेरी नज़र गई, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कन्विक्शन लेके जा रहे हैं अप्रैल सीरीज़ में। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये कि मार्च सीरीज में हमने देखा लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी में 7% के रिटर्न दिए हैं। तो जो 5 महीने की गिरावट हम देख रहे थे, क्या उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है? मार्च सीरीज एक पॉजिटिव कहा जाएगा और बड़ा ट्रेंड क्या लग रहा है आपको बाजार में? देखिए, मार्च सीरीज में ऑब्वियसली एक चीज़ तो होगी कि अब सीरीज तो खैर पॉजिटिव बंद होगी, मार्च भी पॉजिटिव बंद होगा। हमने 5 महीने का लगातार 5 या 6 महीने का लगातार हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का हमने लगातार एक ट्रेंड देखा था नेगेटिविटी का, वो ख़त्म हो रहा है। तो उस हिसाब से ये सीरीज़ शानदार रही। और इस सीरीज़ की जो सबसे अच्छी बात रही ना, वो थी मिड कैप इंडेक्स। इस सीरीज़ में मिड कैप इंडेक्स करीब 8% ऊपर रहा और उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 और 24 में ये एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स गिरा था और उस हिसाब से अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। निफ्टी में भी तेज़ी रही है, 6.7% की तेज़ी रही है। 6.7% की तेज़ी, अब आप एक्स्ट्रापोलेट मत करिएगा कि अगर 6.7% हर महीने चले तो 12 महीने में निफ्टी डबल, वो नहीं करना है अपने को। लेकिन 2020 के बाद सबसे बढ़िया सीरीज़ रही है ये निफ्टी के लिए, ये 2020 के बाद होना चाहिए था। सबसे बढ़िया सीरीज़ रही है। और निफ्टी बैंक में भी आप देखें 6.8% की तेज़ी रही है। ये निफ्टी बैंक है, इसमें भी 6.8% की तेज़ी रही है और 2019 के बाद
ये सबसे बढ़िया सीरीज रही है, तो उस हिसाब से डेटा पॉइंट्स अच्छे रहे हैं। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, तो डेटा पॉइंट्स अच्छे रहे, मार्च सीरीज अच्छा रहा है। अब ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग काउंटर्स से। जिस तरीके से आज मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, तो शुरुआत वहीं से होगी। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, अब ऑटो सेक्टर में हालांकि आपको डेंट पड़ता नजर आएगा, लेकिन ये स्टॉक लगभग 2.25% की तेजी के साथ काम काज कर रहा है। बजाज फिनसर्व देखिए 3.5% ये उछल के आज के सत्र में। HDFC लाइफ भी गेनर्स में शामिल है, 2% से ज्यादा की तेजी। L&T कल के ऑर्डर के बाद कल भी चला और आज भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 2% के करीब। और कुछ काउंटर्स पे नजर डालते हैं। देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज तेजी आपको देखने को मिलेगी। अडानी ग्रीन सोल्यूशंस, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस 6% उछल गया। अडानी ग्रीन देखिए लगभग 4.5% उछल गया। BSE बोनस खबरों के बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिली 4.5%। और गेल भी, इनफैक्ट आप HPCL पूरा ऑयल मार्केटिंग काउंटर देखेंगे तो वहां पे आज तेजी है। डेंट कहां पड़ा है आज के सत्र में? जाहिर सी बात है 25% का इंपोर्ट टैरिफ की खबर के बाद टाटा मोटर्स पे सबसे ज्यादा डेंट पड़ा, 5.5% से ज्यादा लुढ़क गया। सन फार्मा भी, फार्मा सेक्टर पे आज दबाव है। डॉक्टर रेड्डी इसमें शामिल, लगभग ये 1% टूट कर रहा है कारोबार। डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा में 2% का डेंट पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1% से ज्यादा। अगेन आपको ऑटो एंसिलरीज कंपनीज दिखेंगे। सोना BLDC प्रिसिजन लगभग 6.5% से ज्यादा टूट गया। टाटा मोटर्स और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, संवर्धना मदरसन्स भी यहाँ पे गिरावट का शिकार होते हुए नजर आए हैं। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए होंगे हमारे साथ आशीष बहेती, शिल्पा राउत, कविता जैन, रचना वैद्य, रुचिन जैन और सोमिल मेहता। 2:15 पर यतिन बताएंगे आपको US ऑटो टैरिफ का भारत पर क्या है असर। 2:20 पर कंचन नौटियाल OMCs शेयरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आएंगे। 2:25 पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की PLI स्कीम पर खास खबर लेकर आएंगे असीम कुमार। 2:30 बजे टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्या है राहत की खबर, असीम मनचंदा बताएंगे। साथ ही 2:40 पर मिताली जैन निफ्टी की उन कंपनियों पर दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं छोड़ा। 2:50 पर हमारे साथ होंगे ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, एक बार लेकर आइए। काबा सर है नहीं ऑब्वियसली आज। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा ऑयल पे। ऑयल एक ब्रेकआउट पे अटेम्प्ट ले रहा है, यहाँ पे 420 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 375 का रहेगा, तो ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अप्रैल सीरीज का 400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 7 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 23 से लेकर 30। ओके, ऑल इंडिया यहाँ पर आपका 400 की कॉल का विकल्प भी है आपके पास। स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे आप गई हैं, तो शिल्पा जी का पहला ट्रेड हो गया यहाँ पर। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो PSUs में बहुत अच्छे मूव बन रहे हैं, PSU बैंक्स एंड इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में अच्छे मूव बने। मुझे लग रहा है PNB में अब कैचअप होते हुए दिख सकता है। 94-95 के लेवल पर है और इसका नेक्स्ट एवरेज रेजिस्टेंस 98 के आसपास फॉल होते हुए दिखता है। सो अंटिल काउंटर 92 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर एक बाय पोजीशन क्रिएट की जा सकती है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 96-98 के प्राइस टारगेट। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, कविता जैन की पिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। PSUs बैंक में आज अच्छी रौनक। रचना जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून एंड आई एम पिकिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स के अप्रैल के फ्यूचर्स। आज 3-4 दिन की गिरावट के बाद एक शार्प टर्न लिया है इस काउंटर ने एंड इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको टेक आउट करा है। तो 1400 के आसपास हम फ्यूचर्स पे बैठे हैं अप्रैल के। हम यहाँ पे अगर 1385 का SL होल्ड कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड, तो यहाँ पे 2 to 3 डेज के हिसाब से ये काउंटर 1430 और 1440 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ओके, चलिए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आज सुबह भी पैनल में पिक किया गया था ये, और दोपहर में भी पिक्स में शामिल होता हुआ। तो ऑयल इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब तक की 3 पिक्स। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मिड कैप सीमेंट स्पेस हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेजी नियर टर्म में दिखा सकता है, जिसमें जेके सीमेंट एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है
प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी बुलिश है, तो करंट लेवल्स पे जेके सीमेंट में हमें खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। 4770 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 4920 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कि जेके सीमेंट्स और 4829 पे बाय कॉल है आपका। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा पिक होगा यूनियन बैंक। इसमें एक फ्रेश बाय साइड मोमेंटम आया है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय आया है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से 119 का स्टॉप लॉस और टारगेट 131। ठीक है, यूनियन बैंक ये ट्रेड आती हुई। अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए, जिस तरीके से मार्केट में कल बिकवाली, आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज और वीरेंद्र। देखिए, मेरे हिसाब से जो एक थीम जिसकी हम चर्चा पिछले कुछ 2 महीनों से कंटिन्यूसली कर रहे हैं, वो है पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल्स का स्पेस। मेरे हिसाब से जो मेन जिसको हम कहते हैं लीडरशिप जो चल रही है, वो इसी स्पेस में से चल रही है और प्राइवेट बैंक्स खासतौर पे अच्छी लीड ले रहे हैं, जहाँ पे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वहीं बजाज फिंस, चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है वैल्यूएशन की कंफर्ट भी प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में रीजनेबल है, जहां प्राइवेट बैंक्स 2.3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसीज, क्वालिटी एनबीएफसीज हमें 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आरबीआई ने जो कदम उठाई है, इसके भी चलते हमें लगता है कि लेंडिंग ग्रोथ का पूरा एनवायरनमेंट इस पूरे स्पेस में काफी अच्छा रहेगा। तो ये पूरा स्पेस ही हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इन जो स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए, ये सभी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर बने हुए हैं। बट अगर से एक स्टॉक चुनने की बात होगी तो मैं जाना चाहूंगा बजाज फिनसर्व के साथ, जिसकी चर्चा हमने 2-3 दिन पहले भी की थी। मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिसाइसिव ट्रेंड ब्रेकआउट भी यहाँ पर पे देखने को नजर आ रहा है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आपको बजाज फिनसर्व के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 1930 और 1940 पे बहुत बढ़िया बेस बना है, तो कोई भी डिप आए, ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक बहुत पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर में एंटर हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो बजाज फाइनेंस भी है, चाहे इनकी भी बात करें, तो ये सब 3.54 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लेंडिंग ग्रोथ इंप्रूव हो रही है और एक जो ओवरहैंग था अलायंस का, वो भी अब यहाँ से जा चुका है। तो अब कहीं ना कहीं पूरा फोकस जो है वो बहुत ही शार्प होता हुआ नजर आएगा। प्लस जो लीडरशिप के साइड पे भी जब अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ चेयरमैन के लेवल पे, उसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको काफी पसंद किया, जिसके चलते मुझे लगता है कि बजाज ट्विंस के ऊपर काफी अच्छा फोकस बाजार का बना रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए हैं। बिल्कुल। चलिए एक बार मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी सुबह से वहीं पर है 23,600 पर और सिर्फ टाइम वैल्यू इरोड हुई है। और बैंक निफ्टी भी देखिए सुबह से वहीं पर 51,500-600 का जो रेंज था सुबह लगाया था, वही ये वहीं पर है। और वीरू, आज का जो ट्रेड है ना, वो एक क्लासिकल केस स्टडी है कि कैसे ऑप्शंस काम करते हैं। आज पुट राइटर्स ने तो खैर पूरा पैसा बनाया ही, इवन कॉल राइटर की भी कोई टेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि एक बार सुबह के बाद अगर आप देखें एक आध कॉल को छोड़ दें, बाकी सारे प्रीमियम नीचे ही आए हैं, किसी का भी प्रीमियम ऊपर नहीं आया है। तो मतलब अगर आपने कोई सुबह तेज़ी में गलत कॉल ले ली तो उसमें आपका लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और ऑप्शन राइटर्स आज अब तक टिपिकल एक्सपायरी डे जो है वो ऑप्शन राइटर्स वाला, पुट प्रीमियम्स तो 90-95% कोलैप्स हो गए, कॉल प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा केसेस में नीचे ही आए हैं। अब आखिरी का सवा घंटा बचा है, देखते हैं मार्केट कुछ मूड में है या नहीं है, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल एकदम वो जो होता है ना, एक बस पहले 15 मिनट का मूव और उसके बाद एकदम फ्लैट मार्केट। बिल्कुल अनुज, जानते हैं जब मैंने कल ऑप्शंस को पिरामिड्स को डाउनलोड किया तो मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। लग रहा था कि कल का वो ब्रेकडाउन जो आखिरी के 50-100 पॉइंटों का था, वो बहुत मतलब आ गया, लेकिन ऑप्शन राइटर्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि कॉल राइटर्स 23,600-700 पे थे, किसी ने एट द मनी कॉल नहीं बेची। और यकीन मानिए अनुज, पुट राइटर 23,500 का बैठा हुआ था। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि क्लोज आया है 23,460 पे, बट 23,500 की पुट बिकी हुई है, तो शायद ये चीज़ अच्छी है। बट अनुज, ये एक चीज़ देखनी होगी, आई मीन अगर 23,500 के पुट राइटर के क्लस्टर को और 100 डेमा को और 200 डेमा को, मैं एक्सपोनेंशियल देखता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने साथ अप्रैल में कैरी कर रहे हैं फिर भी ठीक ठाक है। आई मीन हायर लेवल से हार्डली 380 पॉइंट का रिट्रेसमेंट या फिर 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। देखिए एक बात बताऊँ, वो तो हमारी थोड़ी सी लास्ट 3-4 दिन ने आदत ख़राब कर दी थी, वरना ये लेवल अगर आपको सीरीज़ के शुरू में या सीरीज़ के मिडिल में बोला होता, आप दोनों हाथ से ले लेते। आप मतलब मैं तो कहता हूँ आप 23,000 ले लेते उस समय,
जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, जब बैक टू बैक 5 नेगेटिव सीरीज़ आई थी, आप 23,000 पे भी कहते हम खुश हो जाते। लेकिन ये तो हम क्योंकि एक बार 23,800 देख चुके हैं, इसके लिए 23,600 पे बंद हो गए तो सीरीज़ अच्छी है और बहुत अच्छी है सीरीज़। 23,500 के ऊपर तक सीरीज़ बहुत अच्छी है। बैंक निफ्टी पर कहाँ हम 48,000 पर थे, कहाँ हम अभी 51,600 पर हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है वीरू कि क्लोज अच्छी है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से अगर 100 पॉइंट और भी गिर गए तो भी क्लोज अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम के बाद हमने एक पॉजिटिव सीरीज़ देखी है जिसकी हमको ज़रूरत भी थी, फ्रैंकली बोलूँ। अब आप इसको मार्च एंड का ईयर एंड फैक्टर कह लें, जो मर्जी कह लें, या वाकई मार्केट टर्न हुआ है या नहीं वो अप्रैल में पता चलेगा, लेकिन मार्च सीरीज से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप भी चले, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चले, वो भी चले, तो नो कंप्लेन फ्रॉम मार्च सीरीज। पता है, अगर ये प्राइस मान लीजिए क्लोजिंग ये आ जाती है, निफ्टी की है, निफ्टी बैंक की है, तो आप समझिए कि निफ्टी पहली बार पोस्ट 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर के हफ्ते के बाद पहली बार अपने सारे एवरेजेस के ऊपर वीकली चार्ट्स पे क्लोज होगा, एक्सपोनेंशियल, गौरतलब ये है। और एक और बात, निफ्टी बैंक भी अपने सारे एवरेज के ऊपर क्लोज होगा। लेकिन आशीष, मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूँ, मैं जस्ट वीकली चार्ट्स पे ये फ्रेम क्वेश्चन करके बैठा हुआ था। वीकली चार्ट्स पे लास्ट एवरेज के ऊपर ये क्लोज आ रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट पे 20 डेमा से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1800 पॉइंट ऊपर क्लोज आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या अप्रैल की सीरीज में तेजी रही तो ये डिफरेंशियल प्ले कर सकते हैं क्या आप? हमने बैंक्स को देखा परफॉर्म करते हुए, एनबीएफसीज को देखा, क्या अदर देन बैंक्स, अदर देन एनबीएफसीज पॉसिबली अगर तेजी रही तो अप्रैल में डोमिनेट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रही है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 200 डे के आसपास आया और एक शार्प रिएक्शन आया। इनफैक्ट निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, और आप देखिए एडवांस डिक्लाइन का एनवायरनमेंट बाजार के अंदर में इंप्रूव हो गया। आप देखिए सेक्टर लीडर जो है बैंकिंग, उसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली क्रॉस करने की तैयारी कर लिया। तो ये जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ट्रेंड बन रहा है, ये काफी पॉजिटिव है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि रैली जो है वो काफी ब्रॉड बेस होती हुई नजर आएगी। अब अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक अभी तक कोई खास बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, पर धीरे धीरे मुझे लगता है वहां पर भी एक अच्छा बेस बनेगा। एलएनटी को देखिए, सबसे बड़ा ऑर्डर अब तक का देखने को नजर आया। साथ ही साथ डिफेंस स्टॉक में भारत डायनामिक्स को ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का ऑर्डर आ गया। 50,000 करोड़ की ऑलमोस्ट एक गवर्नमेंट ने मंजूरी दी पूरे डिफेंस स्पेस के अंदर में। तो ये डिफेंस को वापस से, डिफेंस के अंदर में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कैपिटल गुड्स में एलएनटी, सीमेंस, एबीबी जैसे स्टॉक है, इनके अंदर बेस बिल्डिंग होना शुरू हो गई। अभी मैं किसी को सुन रहा था जो कह रहे थे कि पीएसयू के अंदर में, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स के अंदर में भी ट्रेंड बन रहा है। तो बिल्कुल वहां पे भी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स, चाहे वो एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो, इनके अंदर बेस बिल्डिंग शुरू हो गई। और जैसे ही बाजार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, आप देखेंगे बाजार के अंदर में एक ब्रॉड बेस रैली शुरू होगी, और इन सभी सेक्टर्स के अंदर में ये रुझान तेजी का हमको देखने को नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर और स्टॉक्स जो आपको फोकस में रखने हैं, डिफेंस, कैपिटल गुड्स और एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। लेकिन बाजार भी फिलहाल हर निशान पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप ऑटो सेक्टर देखें तो वहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 1.5% की गिरावट ऑटो सेक्टर पर पड़ी है, कमजोरी है काफ़ी ज़्यादा। और खबर क्या थी, तो दरअसल अमेरिका ने 2 अप्रैल से ऑटो इम्पोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप के ऑटो टैरिफ के फैसले का किन भारतीय कंपनियों पर कितना असर होगा, ये जानते हैं हम यतिन जी से। बताइए यतिन जी। तो देखिए, जो अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ का बड़ा ऑटो सेक्टर अब काफ़ी बदलाव झेलने वाला है। ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो ऑटो, किसी भी प्रकार के ऑटो इंपोर्ट्स पे 25% तक लगने की तैयारी अप्रैल के पहले हफ्ते में हो गई है। इसके पहले अगर हम देखें तो कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जहां एक बड़ा यूएस का एक्सपोजर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें तो टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली इनकी जो सबसे बड़ी एंटिटी है JLR, इसका 33% वॉल्यूम जो है वो यूएस मार्केट से आता है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 20% का यूएस एक्सपोजर आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। क्योंकि लग्जरी कार सेगमेंट है और 25% का टैरिफ लगेगा, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की जो JLR इकाई है यहाँ एक बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसीलिए शायद शेयर में आज आप लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन, अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो मेक्सिको में एक बड़ा इन्होंने रिसेंट केपेक्स किया है, और अगर हम ग्लोबल लेवल की बात कर लें, कंसोल लेवल की बात कर लें, तो इनका 6 से 7% रेवेन्यू अभी भी यूएस मार्केट से आता है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस कंपनी करती है। इसके अलावा आयशर मोटर्स की बात करें तो 2% के आसपास की रॉयल एनफील्ड एक्सपोर्ट्स होती हैं।
कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है, हालांकि 2% है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन उनके थोड़े बेहतर हैं यूएस मार्केट्स में। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो दो प्लेयर्स को असर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले भारत फॉर्ज, उसके बाद रामकृष्ण फोर्जिंग यानी आरके फोर्जिंग। ये दोनों कंपनी का एक्सपोजर आप देख लें तो 25 से 40% के बीच में है। भारत फोर्ज का स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का जो रेवेन्यू बेस है वो कहीं ना कहीं फोर्जिंग से भी आता है और ऑटो एंसिलरी पार्ट से भी आता है, और इनका कोई प्लांट यूएस में नहीं है। यूएस के बाहर से ये पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट करते हैं इस कंट्री में। और अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 17% इनका टायर का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। और सोना बीएलडब्ल्यू, टेस्ला का एक बड़ा वेंडर, 43% सेल्स यूएस मार्केट से आता है, और ये एक ऑटो एंसिलरी है। सो आज सबसे ज़्यादा गिरावट, लगभग 7-8% की गिरावट आपको दिखा रहा है। बिल्कुल 7-8% की गिरावट सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन में। टाटा मोटर्स देखिए टॉप लॉसेस में शामिल है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। और स्टॉक टाटा मोटर का काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने पहले से ही अपने इन्वेस्टर्स का, अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, वो लेवल्स दिखा नहीं पा रहा, और न्यूज़ की बदौलत देखिए स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। आशीष जी, टाटा मोटर क्या करना चाहिए? न्यूज़ नेगेटिव है, स्टॉक पर देखने को मिल रहा है इसका असर, क्या आप यहाँ पे ऐड करने की सलाह देगी या फिर अब इट्स रेड फ्लैग हाथ में लगाना चाहिए? हेलो जी आशीष, आपसे पूछ रहे हैं श्रेया, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू। हाँ सॉरी, मुझे सुनाई नहीं आता। बिल्कुल, तो देखिए टाटा मोटर्स में अनुज अभी भी हम थोड़े से कॉशियस हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल एक्सपोजर काफी ज्यादा है और जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है ईवी के अंदर में, हम देख रहे हैं कई जगहों पे सेल्स डिक्लाइन हमें देखने को नजर आया। एक इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर में भी देखा आपने, अशोक लीलैंड का जो यूके में जो एक बिजनेस स्विच यूके जो थी, वहां पर भी हमने देखा कि बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं अभी टाटा मोटर्स को एक मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड में रखेगी। तो ऑटो में टाटा मोटर्स जरूर एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हुई है। वैल्यू बाइंग के पर्सपेक्टिव पे भी लगता है कि क्या इन लेवल्स पे स्टॉक को लेना चाहिए, बट क्योंकि एक इमीडिएट ट्रिगर इसमें नहीं बने हुए हैं तो अभी हम इसको इस समय पे अवॉइड कर रहे हैं। एक ब्रॉड रेंज मुझे लगता है 650 से 750 ये स्टॉक की लंबे समय तक बनी रहेगी। पूरे ऑटो स्पेस में जो हमें काफी पसंद है वो है महिंद्रा महिंद्रा, आयशर मोटर और टीवीएस मोटर्स। ये तीन स्टॉक जिनको हम पूरे ऑटो रैली को प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं, जहां पे हमें ईवी का भी बेनिफिट मिल रहा है, डोमेस्टिक जो प्ले है एसयूवी का उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तीन स्टॉक पे ही हम एक ओवरवेट पोजीशन रखेंगे। टाटा मोटर्स इस समय पे हम अभी अवॉइड करेंगे। M&M, टीवीएस मोटर, ये थोड़ा सा बेटर आपके लिए पिक रहेंगे, टाटा मोटर्स को अवॉइड करेंगे। आज सुबह हमने दो और स्टॉक डिस्कस करे थे, एक बार वो देखते हैं, KPIT टेक और टाटा टेक, क्योंकि ये भी वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा उस टैरिफ का अगर इशू होगा तो उन पर इम्पैक्ट आएगा। IT स्टॉक्स हैं, यहाँ पर दिक्कत है। एक और स्टॉक देखते हैं ज़रा, लुपिन, आज सुबह की हमारी स्पॉटलाइट वाला स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर बना था और लुपिन देखिए आज खुला फ्लैट, लेकिन उसके बाद वन वे डिक्लाइन आई इसमें, और इंटरडे में तो एक बार के लिए 3.5% तक नीचे हो चुका था ये स्टॉक। इस पर एक व्यू लेते हैं। रचना जी, एक बार जरा लुपिन का चार्ट देखिए, कोई व्यू बनेगा इस स्टॉक पर आपका? लुपिन के चार्ट पे यहाँ पे प्राइस एक्शन तो काफी वीकनेस दिखा रही है, एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को टेक आउट करने में थोड़ी दिक्कत आई है इस काउंटर को। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो दोबारा रिगेन हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब ये काउंटर 2080 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। जब तक 2080 के नीचे है तब तक थोड़ा सा जो पुलबैक आया था, व्हाटएवर लिटिल पुलबैक इन द लास्ट फ्यू वीक्स, दैट इज अगेन बैक इनटू ट्रबल। ओके अच्छा, एक बार लेके आइए एक स्टॉक, दैट्स आई थिंक मैक्स फाइनेंशियल्स, प्लीज़ लेके आइएगा। और शिल्पा जी इसका चार्ट देखिए, और मैं इसकी सॉरी सौमिल जी के पास चलते हैं। इनफैक्ट अब एक सौमिल जी, मैं देख रहा हूँ कि इसकी अप्रैल मंथ की जरा पुट राइटिंग देखिए, 1100 की स्ट्राइक पे, यानी कंफर्टेबल है पुट राइटर्स बड़े एवरेज के पास, और आज थोड़ी सी 1120 पे भी पुट राइटिंग विजिबल है, 1125 के आसपास। ये मैक्स फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट ये अक्टूबर 2024 चली आ रही, वो स्लोपिंग नॉर्मल चैनल को काटता हुआ 1143 पे, रोल ओवर की फिगर भी रखिएगा प्लीज़। ये बड़ा मूवर था इस पूरे स्विंग में। 6 मार्च को इसका प्राइस था 971, 1143, मोर देन 20% स्विंग। अभी लग रहा है आपको प्रिपेयर लग रहा है ये अप्रैल में डोमिनेट करने के लिए? मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जितना परसेंटेज वाइज इसे चलना था एज अ रिट्रेसमेंट, ये इन द वेरी शॉर्ट टर्म चल चुका है।
यहाँ पे अब एक छोटा सा हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे या तो एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा फॉर द शॉर्ट टर्म। इन द मीडियम टर्म रिट्रेसमेंट नीचे में 1090 तक जा सकता है, वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, या तो फिर इसी लेवल पे अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बिकॉज द पॉजिटिव मोमेंटम इज विल कंटिन्यू। 1090 का स्टॉप लॉस और ऊपर में जो टारगेट बनते हैं वो 1245 के बनते हैं इन द शॉर्ट टर्म। वाकई प्लेसमेंट में आई थिंक पिछले 10 मिनट से इसकी रीड कर रहा था, बेहद शानदार आकर्षक। चलिए इस बीच आशीष बहती जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून। बताइए आशीष, रीडिंग क्या है आपकी? ये सेशन आपको कितना कन्विक्शन दे रहा है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ और चलेंगे, मोमेंटम रखेंगे अपना, और आपकी कॉल क्या है? जी वीरेंद्र जी, देखिए बहुत पॉज सेशन रहा है पूरे इंट्राडे में। आज फर्स्ट हाफ में एक मोमेंटम देखने मिला और उसके बाद काफ़ी पॉज में ही रहा निफ्टी। बट हमें लग रहा है कि शायद एक 2 PM मूव अब यहाँ से स्टार्ट हो सकता है 2:30 बजे के बाद से। तो यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, हमें लगता है शायद 23,750 तक का भी जोन शायद निफ्टी में देखने को मिल सकता है आज और कल के सेशन में, तो होल्ड करें। जो आज मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी वो है इंडिगो में खरीदारी की सलाह रहेगी। हाईएस्ट एवर सीरीज का क्लोज दे रहा है ये, और जिस हिसाब का स्ट्रेंथ बना है इसमें, इन लेवल्स पे भी 77% का रोल ओवर देखने मिल रहा है अप्रैल सीरीज में, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये अप्रैल सीरीज में एंटर कर रहा है। तो 5,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 5200 का पहला टारगेट और 5330 के दूसरे टारगेट के लिए। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन पसंद आ रहा है आशीष जी को, अच्छी तेजी। इनफैक्ट आप देखें पूरे एक महीने में 13% से ज़्यादा ये स्टॉक तेज हुआ है। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी इस पर काफ़ी बुलिश, तो आप रडार पे रख सकते हैं। कुछ सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट देख रहे हैं आप। जेके सीमेंट इस पर भी एक रिपोर्ट थी, डे हाई पे कर रहा है कारोबार 4.5% की तेजी के साथ 4,914 के लेवल पर। सीमेंट पैक में हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है यहाँ पे तेजी बनती नजर आ रही है। रुचित जी आपसे जानना चाहूंगी, सीमेंट पैक से कोई स्टॉक आपके रडार पर है क्या? जी इनफैक्ट पूरा ही मिड कैप सीमेंट हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रैक्शन रहेगा। इनफैक्ट ये शो की शुरुआत में जेके सीमेंट पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी 49.20 जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। सो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ पे जेके सीमेंट में कंटिन्यू रहेगा। इवन जेके लक्ष्मी सीमेंट के चार्ट स्ट्रक्चर्स शॉर्ट टर्म एक अप मूव के लिए पॉसिबल है कि जहाँ पे करंटली 820 पे ट्रेड कर रहा है, 850 से 860 जो स्विंग हाई है वो लेवल्स टेस्ट हो कर सकता है। इवन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हम एक पॉजिटिव ट्रैक्शन सीमेंट में देख ही रहे, और जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, ये हमें लग रहा है कि एक अच्छे मोमेंटम बेस पे अभी भी रह सकते हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं एक और स्पेस की, जेके सीमेंट। वाकई में काफ़ी शानदार मूव आपको इस स्टॉक में दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा ये स्टॉक एफएनओ से बाहर होगा, ये आखिरी सीरीज़ है, तो यहाँ पर अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो शायद वो फंस गए हैं। अभी भी यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब एक बार इसकी एफएनओ की प्लेट अगर फायर करें, करीब करीब 90,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आज करीब करीब 9,000 शेयर्स कट हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन ये मार्च से देखिए 9,000 के करीब कट हुए हैं, लेकिन अभी भी ओपन इंटरेस्ट है करीब 90,000 शेयर्स का। तो ये एक रीज़न है कि आपने इस तरीके का मूव जेके सीमेंट में देखा है आज। हालांकि सीमेंट में ओवरऑल तेज़ी है, लेकिन जेके थोड़ा सा इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा है। एक और स्टॉक जो इस बार सीरीज से बाहर होगा, मतलब एफएनओ से बाहर होगा, वो है LTTS, लार्सन एंड ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। वो हालांकि आज डाउन साइड पर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर है। यहाँ पर भी करीब करीब 11% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ पर भी अभी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पेंडिंग है, करीब करीब 1,62,000 शेयरों का, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, जबकि जेके सीमेंट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं अब। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। आज सुबह गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं इस पर। कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं गोल्डमैन इस रिपोर्ट में। कंचन गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने बताया कि पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैक को भी जो ओएमसी कंपनीज है वहाँ पे जो नजरिया है लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशली अगर हम Q4 की बात करें तो यहाँ पे बुलिश नजरिया है। सबसे पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। HPCL में उनका कहना है कि खरीदारी करिए, और जो उनको टारगेट उन्होंने रेकमेंड किए हैं वो है 400 रुपए के। वही BPCL और IOC में भी खरीदारी की राय है। जो टारगेट कोट किए गए हैं BPCL में 360 और IOC में आपको आने वाले टाइम पे
120 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमें डेफिनेटली जो Q4 है वो हमें बुलिश साइड में देखने को मिल सकता है, अच्छे मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। जो अच्छे मार्जिन है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ब्रेंट क्रूड के जो हमें प्राइस में नरमी देखने को मिली है, उससे अच्छा खासा मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है। अब हमने देखा है कि इंटरनेशनली जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है, जिसके चलते जो वीकर रुपी का इफेक्ट है, साथ ही साथ जिस तरीके से हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं एलपीजी के अंदर, उसका पूरा का पूरा असर जो है वो दरकिनार होता हुआ दिखाई देगा और जो Q4 में नंबर है वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे जाते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो भी हमें इस टाइम पे वीकर साइड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड यहाँ पे सस्ता हो रहा है वो इन तीनों नेगेटिव पॉइंट को दरकिनार कर देगा। अब उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जिन पे आपको खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले कि एलपीजी के ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है, सरकार सब्सिडी रिकवरी अमाउंट पे आपको खासा फोकस करना होगा, रूस के जो क्रूड पर डिस्काउंट है उससे मार्जिन पे किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, केपेक्स और साथ ही साथ एक्सपेंशन को लेके कंपनीज की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है। अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो एचपीसीएल के विशाखापट्टनम रिफाइनरी के ऊपर क्या अपडेट आता है, बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन पे आपकी खासा नजर होनी चाहिए, साथ ही साथ आईओसी के ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके बाद गोल्डमैन सैक ने कुछ एनालिस्ट रिव्यू भी किया था, जिसमें से एचपीसीएल के अंदर 21 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी है, बीपीसीएल के अंदर 23 एनालिस्ट ने खरीदारी की राय दी है और आईओसी में करीब 22 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी है। ऑल ओवर अगर हम समझे तो Q4 पॉजिटिव साइड, Q4 पॉजिटिव साइड भी रह सकता है। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत का। मैं जब कंचन बात कर रही थी उस वक्त देख रहा था, मतलब बहुत इंप्रेसिव रोल ओवर्स तो नहीं है, बट बीपीसीएल एचपीसीएल हाँ, जब कुछ दिनों पहले करीब 68-69 की ट्रैजेक्टरी में क्रूड आ गया था तो तब हमने एक स्पाइक देखा था अलॉन्ग विद मार्केट, बट अभी ये थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस बीपीसीएल को देखिए, बीपीसीएल बार बार कोलैप्स हो रहा है 200 डिमा से 286 के आसपास प्लेस्ड है। सेम इज़ द केस विद एचपीसीएल। वीकली चार्ट्स को देख लीजिए, डेली चार्ट्स को देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें जो झारूपन है। ये सोनी जी आपका टेक क्या रहेगा? आई मीन ओएमसीज में अभी कोई आपको कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी या फिर स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, या फिर अभी आपको लगता है कि अभी ये वक्त लेंगे थोड़ा सा, अभी बड़े एवरेजेस पार नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए क्या? अगर आप देंगे तो मुझे लगता है बीपीसीएल में एक मौका है। बीपीसीएल अगर आप देखें 270 पे एक सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप 506 रुपए का रिस्क ले सकते हैं और अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको 300 तक का अप मूव मिल जाएगा। तो बीपीसीएल पे आप एक ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बीपीसीएल पे ध्यान देने की बात कही गई है, यहाँ पर चार्ट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब एक और स्पेस की बात करते हैं। दरअसल डिक्सन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी जुड़ी कंपनियों में आप देखें तो आज तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कैबिनेट से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम को जल्द मंजूरी मिल सकती है, ऐसे खबरें आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 के संवाददाता अश्मित कुमार मौजूद हैं। अश्मित जी बताइए क्या है पूरी खबर? कुछ महीनों के वेट के बाद फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई एक फाइनल रूप लेता हुआ, हमने हाईली प्लेस सोर्सेज गवर्नमेंट के अंदर से बात की है, वो हमें बता रहे हैं कि जो कंपोनेंट पीएलआई है वो उसका कैबिनेट नोट फाइनल कर दिया गया है और वो कैबिनेट के सामने अब रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। इस चीज़ में गवर्नमेंट का फोकस क्वाइट क्लियर है, नाम साफ बताता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इस पीएलआई का फोकस रहेगा मोबाइल पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं, बट रादर उनके कंपोनेंट्स पे, डिस्प्ले हो गया, आपका पीसीबीज हो गए, आपके बैटरीज हो गए, इन चीज़ पे फोकस रहेगा इस पीएलआई का। जो अमाउंट है, जो आउटले है इस पीएलआई में, वो रहेगा 25,000 करोड़। ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है, उतना बड़ा नहीं जितना इंडस्ट्री होप कर रही थी। इंडस्ट्री ने पिच किया था 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का इंडस्ट्री की वो मांग थी। अभी सरकार का ये कहना है, सरकार के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अभी के लिए पहले स्टेप में सरकार 25,000 करोड़ तक जाने को राजी है और एट अ फ्यूचर डेट वो सरकार अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है कि अगर कुछ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया तो गवर्नमेंट ओपन रहेगी कंसिडर करने के लिए कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। अभी फिलहाल 25,000 करोड़ पे रहेगी। एज फार एज जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 40 से 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस कंपोनेंट इकोसिस्टम में। सरकार की जो मोबाइल पीएलआई रही थी वो एक काफ़ी रिजाउंडिंग सक्सेस रही थी। अब सरकार की ये उम्मीद है कि इस 25,000 करोड़ पीएलआई से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई से, जो आपका ब्रॉडर इकोसिस्टम है वो हमारे देश में आएगा, उससे लोकलाइजेशन बढ़ेगी और उससे वैल्यू एडिशन बढ़ेगी। ये सरकार की उम्मीद है। अब सारी आंखें, ऑल आइज ऑन द कैबिनेट की वो कब अप्रूवल देती हैं इस पीएलआई स्कीम को।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्मित। आज अच्छा मूव है इन सब स्टॉक्स में, खासतौर से एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। आशीष, ये स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं हाई से, है क्या आपके पोर्टफोलियो में? अनुज, हम ईएमएस स्पेस पे काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और इस पूरे स्पेस को काफ़ी लंबे समय से हमने पोर्टफोलियोज में जगह दी हुई है। इनकी रैली भी काफ़ी शार्प थी। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की हम बात करें तो ये स्टॉक हमने 250 पे हमारी पहली एंट्री इस स्टॉक के अंदर में हुई। उसके बाद हमने 300 रुपये में इसको ऐड किया। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 गया और फिर 600 तक के लोज भी इसने दिखाया और अब वापस 850 के आसपास आया है। ये जो रिकवरी हमें देखने को नजर आई, उसका कारण ये कि फंडामेंटली आप देखेंगे कि पूरा स्पेस जो है वो 30 से 40% केगर ग्रोथ आने वाले कई सालों तक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया के अंदर में लाना बहुत जरूरी है अगर से हम इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट को इवेंचुअली कम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी डिक्सन ने एक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, जो कि आप देखेंगे डिस्प्ले जो है वो 100% हम आज की डेट में इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। और चाहे आप एक टीवी की बात करें या आप एक स्मार्टफोन की बात करें, डिस्प्ले का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 15 से 30% ऑफ द इक्विपमेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं और इनको धीरे धीरे गवर्नमेंट इंडिया के अंदर में लाना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो करेक्शन हुआ है एम्बर में, केन्स में, सिरमा जैसे स्टॉक में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक में, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को जगह देने के लिए, क्योंकि इस स्पेस में मेरा मानना है 30 से 40% केगर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक बने हुए हैं और हम इनको अभी भी हमारे पोर्टफोलियोज में राइट कर रहे हैं। ओके, तो ये था ये सेगमेंट पे आपका व्यू आशीष जी का। खैर चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, टेलीकॉम की बात करते हैं। देखिए जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी है और जो स्पेक्ट्रम था उसके संदर्भ में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। दरअसल मेटा, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियां हैं वो इस स्पेक्ट्रम अगर आप देखें रेंज के तहत कुछ रिजर्वेशन की बात कर रही थी, वो देने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया है कि ये जो रेंज है स्पेक्ट्रम की, इसको टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस में एक ये बड़ी राहत नज़र आ रही है। असीम से बात करते हैं इस पर। असीम, थोड़ा सा समझाइएगा इस खबर को, और ये तो एक इनफैक्ट एक कंपनियों के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत का विषय माना जाएगा। सही कहा वीरू आपने, खासतौर पे कि जो 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है इसको लेकर के टेलीकॉम कंपनियों और टेक कंपनियों के बीच में विवाद था। टेक कंपनियां जैसे गूगल, मेटा, अमेजन ये मांग कर रही थी कि इस स्पेक्ट्रम को फ्री कर दिया जाए, डी-लाइसेंस कर दिया जाए और उनको दे दिया जाए ताकि वो इसके अंदर वाईफाई सर्विसेज दे सके। लेकिन जहां तक टेलीकॉम कंपनियों की बात है, टेलीकॉम कंपनी चाहती थी कि इस स्पेक्ट्रम को उन्हें दिया जाए, इस स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए, इसको डी-लाइसेंस न करके इसका ऑक्शन किया जाए। तो अब सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की मांग को मान लिया है। सरकार इस स्पेक्ट्रम का नीलामी करेगी। जल्दी ही टेलीकॉम रेगुलेटरी से सिफारिशें मांगी जाएंगी कि किन शर्तों पर टेलीकॉम कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम दिया जाता है, किन दिया जाएगा या किन शर्तों पर इनको ऑक्शन किया जाएगा। एक बार वो सिफारिशें आ जाती है तो सरकार इस स्पेक्ट्रम नीलामी करेगी। 2 फायदे होंगे टेलीकॉम कंपनियों को। एक तो टेलीकॉम कंपनियां जो कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर ये कंपनी दूसरी कंपनियां गूगल, मेटा या अमेजन आ जाती है तो उनसे एक कंपटीशन भी उनको मिलता, वो अब नहीं मिलेगा। और दूसरा, टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विसेज 5G सर्विसेज को काफी अच्छे से सुधार सकेंगी स्पेक्ट्रम के जरिए। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद एफएन सुपरस्टार के लिए आशीष बहेती जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन जी के पास, और आशीष जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपका ट्रेड। जी अनुजी, सस्ता ऑप्शन रहेगा एपीएल अपोलो में। एपीएल अपोलो एक 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और डेली चार्ट्स में भी इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर ये 1500 सस्टेन करता है तो 1620, 1630 इसके इमीडिएट लेवल्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सीरीज, एपीएल सीरीज का 1600 का कॉल ऑप्शन थोड़ा आउट ऑफ द मनी है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यू। तो यहाँ पे 1600 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, जो रफली यहाँ पे 36 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 37 में ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 28 का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो 51 का रहेगा। अगर ये उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 60 तक के नेक्स्ट टारगेट्स आ सकते हैं। एपीएल अपोलो, ये शिल्पा जी की कॉल। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए आशीष बहती जी के पास। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एसीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। सीमेंट में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है और एसीसी अब इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ देखने मिल रहा है। तो 1920 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 1990 के पहले टारगेट और 2030 के दूसरे टारगेट के लिए।
एसीसी में खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से आती हुई सीमेंट पैक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जैन जी के पास। बताइए कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। तो या श्रेया, L&T कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। अपने 200 EMA के ऊपर एक अच्छा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन काउंटर ने बनाया है। ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं और अपने प्रीवियस हाई 3630 की तरफ L&T कैन मूव। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3500 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3600 3630। ओके, चलिए ये मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, क्या पिक किया आपने? अनुज देखिए, जो टूरिज्म की जो थीम है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक डीमर्जर के बाद अब हमें अवेलेबल हो गया है प्ले करने के लिए, और वो स्टॉक है आईटीसी होटल्स। मुझे लगता है बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन इस समय आईटीसी होटल्स का बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे जो लीडर है इंडियन होटल्स वो ऑलमोस्ट 38 से 40 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर से हम आईटीसी की बात करें तो वो 20 टाइम्स के नीचे आपको ईवी एबिटा के टर्म्स में मिल रहा है। अगर से आप इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये जो होटल्स के टर्म में, जो ऑपरेशनल होटल्स के टर्म में नंबर 2 की रैंकिंग आईटीसी होटल्स की आती है। वहीं अगर से मैं इसको नंबर ऑफ कीज की बात करूं तो 4th नंबर पे इनकी रैंकिंग शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर से आप इन्वेंट्री लेवल देखें तो बहुत ही अच्छी जो इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द जो इन्वेंट्री है वो टिपिकली लग्जरी होटल्स के तौर पर जानी जाती है। और मेरा ये मानना है कि जो इंडियन होटल के अंदर में री रेटिंग हुई थी पहले, उसका कारण था आरओसी में जबरदस्त एक्सपांशन, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्सपांशन, और वो इसलिए आया था क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काफी फोकस हुआ। यही चीज आईटीसी होटल में मुझे लगता है देखने को मिलेगी, जहां 400 से 500 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एबिटा मार्जिन्स में आपको देखने को नजर आएगा, जिसके वजह से आने वाले समय में मैं समझता हूं जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 12-13% तक होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते री रेटिंग होगी। और मैं समझता हूं 28 से 30 टाइम का ईवी एबिटा का मल्टीपल एक समय पर आईटीसी होटल्स को मिलता हुआ नजर आएगा। एट करंट लेवल्स टेक्निकली अगर से मैं देखूं तो 188 पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आईटीसी होटल ने किया। ये लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है कि 230-240 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड आईटीसी होटल्स में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। कितने में जोड़ा आपने एपेक्स की पीएमएस में इसको? सॉरी आशीष जी, कितने पे ऐड किया आपने इसको? नहीं, वेरी रिसेंटली, मेरे ख्याल से शायद 185-186 के जोन में, ये जो लास्ट वीक जब इसने ब्रेकआउट दिया तब हमने इसको लेना शुरू किया। इसके अंदर में देखिए वीरू, एक ओवरहैंग बना हुआ है कि एक बड़े जो होल्डिंग है वो शायद कभी मार्केट में सेलिंग के लिए आए, जिसकी वजह से एक डिस्काउंट इस समय पे इंडियन होटल के सामने चल रहा है। बट मुझे लगता है वो डिस्काउंट नैरो होगा, पूरी तरह से इंडियन होटल के वैल्यूएशन पे नहीं आएगा, बट नैरो होगा, और कहीं ना कहीं 26 से 28 टाइम का ईवी एबिटा का मल्टीपल जल्दी आईटीसी होटल को मिलता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से एक कॉल थी राजेश अग्रवाल जी की भी, ईएम कैपिटल वाले कलकत्ता के। खैर, मैं चारों ट्रेड्स यहाँ पर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। शुरुआत की थी हमने शिल्पा जी के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड जो हमने पिक किया था इस सेगमेंट में 4 का चौका, और वो ट्रेड था एपीएल अपोलो ट्यूब्स का 1600 का कॉल ऑप्शन, टारगेट 51.60, स्टॉप लॉस 28 का, 38 का यहाँ पे इस वक्त सीएमपी है। आशीष बेती जी ने एफएल सुपरस्टार पिक किया, एसीसी फ्यूचर्स 1990 2030 का लक्ष्य, 1920 का स्टॉप लॉस, 1953 पे ट्रेड करता हुआ। कविता जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, उनका कॉल था L&T 3518 पे ट्रेड कर रहा है, 3630 का लक्ष्य है। और आशीष चतुर्मोता जी ने अभी यहाँ पर पिक किया आईटीसी होटल्स, करीब 194 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 23600, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक चुंबकीय जो है शक्ति है ना, वो निफ्टी को यहाँ पर बस जकड़े हुए हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 51612 पे कंसिडर करने रहा है। कोई होटल अगर इस वक्त दिखाई दे रहा है जरा प्लीज़, अभी आशीष जी ने आईटीसी होटल्स का जिक्र किया, लेट्स सी इंडियन होटल्स क्या कर रहा है इस वक्त। 798 पर नो, दिस इज सिंकिंग, ये डेढ़ पर आके ट्रेड करता हुआ, और अपना ये बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट 19 मार्च अपना तोड़ता हुआ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और स्क्रीन पे क्या चीज़ें हो रही हैं, लेट्स ब्रिंग ग्लेनमार्क। मैं एक दो जरा ट्रेड स्पॉट कर रहा था 1509 पे। सौमिल, बहुत अच्छा रिवर्सल यहाँ पे, मतलब आज कहाँ खुला, एक ही दिन में 5 सेशन की कैंडल्स को कवर कर लिया, इनफैक्ट 5 क्यों, 1 2 3 6 सेशंस की सारे एवरेजेस को रीगेन कर लिया। कैसे रीडिंग कर रहे हैं आप इसकी? ग्लेनमार्क वाज वन ऑफ माय स्टॉक्स अभी कॉल के लिए आपके शो में, लेकिन अभी मैं स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता हूँ। मोमेंटम इंडिकेटर्स में हायर टाइम फ्रेम पे बाय सिग्नल है।
एक ब्रॉडर रेंज था जो WXY पैटर्न में करेक्टिव पैटर्न में कंप्लीट हुआ है और हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। 220 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड है। इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इन द लॉन्ग टर्म आउटलुक, डेफिनेटली अ गुड बाय। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा 1465 का स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट इन द वेरी शॉर्ट टर्म 1600 के रहेंगे, लेकिन आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ न्यू हाइज फॉर द स्टॉक। बिल्कुल, ग्लेनमार्क फार्मा डे हाई पे कारोबार करता हुआ देखिए, फार्मा सेक्टर में थोड़ी दबाव देखने को मिलेगी आज के सत्र में, लगभग 1%, लेकिन ये स्टॉक एकदम रॉकेट हुआ पड़ा है आज के सत्र में। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। दरअसल देखिए, कल से निफ्टी की शक्ल सूरत बदल जाएगी। आज 3 बजे निफ्टी में रीबैलेंसिंग होगी, जिसमें 2 कंपनियों की एंट्री होगी और 2 बाहर होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भी निफ्टी का साथ नहीं छोड़ा? कौन से वो शेयर, बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली। जी, तो आज निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग का डे है और सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है। 3 बजे रीबैलेंसिंग होने वाली है और इसकी इफेक्टिवनेस आपको कल से देखने को मिलेगी। 2 शेयर्स जो यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं वो है जियो फाइनेंस और जोमेटो। वही 2 शेयर्स यहाँ से विदा होते भी नजर आएंगे, जिसमें BPCL और ब्रिटानिया शामिल है। निफ्टी 50 में जहाँ वेटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसकी लिस्ट में एक बार नजर डालिए तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइज, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला यहाँ पे शामिल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंड फ्लोज इन स्टॉक्स में एस्टिमेटेड है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन दिखेगा। साथ ही निफ्टी 50 में जिसका वेटेज कम होने वाला है उन पे एक बार नजर डालिए तो बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक और इन्फोसिस यहाँ पे शामिल है और काफ़ी ज़्यादा आपको फंड आउटफ्लो के एस्टिमेशन यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ की कि 1996 में जब से निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक कुछ ऐसे 9 रत्न है जिन्होंने निफ्टी का साथ अभी तक भी नहीं छोड़ा है। और लगातार जितनी भी रिबैलेंसिंग हुई है, ये 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हमें परमानेंट स्पेस इस निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये नजर आए हैं। उस पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ा नाम, सबसे जहां पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो है HDFC बैंक। 26% का सालाना रिटर्न ये 1996 से देता आ रहा है। रिलायंस, M&M, ITC, SBI देखिए 15% से ज़्यादा का CAGR यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही और भी यहाँ पे नाम शामिल है, HUL, टाटा स्टील, हिंडाल्को और टाटा मोटर्स। यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको CAGR देखने को मिलेगा। तो ये थे वो 9 रत्न निफ्टी के जो शुरुआत से लेकर अभी तक कायम है निफ्टी में। बिल्कुल, ये 9 स्टॉक्स, 9 रत्न जो शुरुआत से कायम है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। 23 साल से जुड़े हैं सर आप बाजार से, क्या मेमोरीज हैं आपकी निफ्टी को लेकर? ये सारे स्टॉक्स बताए मिताली ने, लेकिन आपकी मेमोरीज मैं जानना चाहूँगी। शायद जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब सबसे बड़ा जो फ़र्क था तब में और अब में वो था, उस समय सबसे बड़ा वेट ऑयल एंड गैस का हुआ करता था। तब 25% निफ्टी का ऑयल एंड गैस हुआ करता था। उस समय पे रिलायंस ऑब्वियसली नंबर 1 था, ONGC एक बहुत बड़ा प्लेयर था उस समय। उसके अलावा ये आपका HP, BP भी आई थिंक हुआ करते थे। मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी सही है तो वो भी इंडेक्स में हुआ करते थे। 25% उस समय ऑयल एंड गैस हुआ करता था। नंबर 2 पर समय IT आता था। IT का उस समय 20% वेट हुआ करता था। और ये ऑब्वियसली इन्फोसिस था। TCS बाद में लिस्ट हुआ था, लेकिन मैं 2005 के करीब की बात बता रहा हूँ, तो तब तक TCS भी लिस्ट हो गया था। तो TCS 2005 में हुआ था या थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन तब IT का 20% हुआ करता था। और आज जो नंबर 1 सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, आज जिसका 37% के करीब वेट है, उस समय पे सिर्फ 12% वेट हुआ करता था, 12-12.5%, जिसमें भी लाइन शेयर उस समय HDFC बैंक का होता था। अब तो खैर HDFC रहा नहीं क्योंकि वो मर्ज हो गया HDFC बैंक में। और तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब वहाँ से 12% से फाइनेंशियल 37% पर आ गए हैं। IT वहीं है, ये थोड़ा कम हुआ है, 20 से 18 पर आ गया है। ऑयल एंड गैस काफ़ी कम हो गया क्योंकि सिर्फ एक रिलायंस ही मेन स्टॉक रह गया है वहाँ पर। ऑटोज़ कम हो गया, ऑटो पहले बहुत बड़ा वेट हुआ करता था ऑटोज़ का, वो थोड़ा सा कम हो गया है बेसिकली। मेटल्स का थोड़ा सा वेट कम हुआ है, ये सब थोड़े से कम हुए हैं। आई थिंक आगे जाते हुए ये सब और चेंजेस होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, ये कहीं हद तक मुझे लग रहा है 37% बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में। थोड़ा चेंजेस होंगे। आई थिंक थोड़ा डिजिटल सर्विसेज, अब जैसे कल से जोमेटो एंट्री मार रहा है, जियो फाइनेंशियल एंट्री मार रहा है। आई थिंक आगे जाके इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हो सकता है आगे जाके और मतलब थोड़ा सा डिजिटल स्टॉक्स एंट्री करें निफ्टी में, तो थोड़े से चेंजेस आएंगे। लेकिन लाइफ का नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट और चेंज ज़रूरी है।
चेंजेस होते रहने चाहिए, क्योंकि वरना एक थोड़ा सा ना, एक कहते हैं कि वो थोड़ा सा चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत होती है बीच बीच में। तो उस हिसाब से तो खैर काफ़ी चेंजेस रहे हैं और ये चेंजेस रहेंगे, लेकिन ये जो 9-10 स्टॉक हैं जो बने रहे, ये बता रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स हैं उनकी लॉन्जिविटी भी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर हमेशा सचिन तेंदुलकर रहेंगे, ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो शायद निफ्टी में होपफुली आगे भी हमेशा रहेंगे, अब तक रहें, आगे भी होपफुली हमेशा रहेंगे। जैसे HDFC बैंक है, आई थिंक रिलायंस है, इन्फोसिस है, आई थिंक SBI है, आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब ये जो बाकी के स्टॉक बचे हैं ना, जो शुरू से चले आ रहे हैं, ये आप देखेंगे मोर और लेस इनमें से एक आध स्टॉक का रिस्क रहेगा। आई थिंक हिंडाल्को का थोड़ा रिस्क रहेगा, टाटा स्टील का थोड़ा रिस्क रहेगा, टाटा मोटर्स का मैं कह रहा हूँ थोड़ा रिस्क रहेगा। उसके अलावा जो बाकी स्टॉक्स है उसमें मुझे लग रहा है कि ये अगले कई सालों तक होपफुली इंडेक्स का हिस्सा श्रेया बने रहेंगे। वीरू जी से भी मेरा सवाल ये है कि 9 स्टॉक्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे जिसने निफ्टी के साथ नहीं छोड़ा, 1996 से जुड़े हुए हैं। वीरू जी आप बताइए, ऐसे स्टॉक्स कौन, इन 9 स्टॉक्स में आपको कौन से पसंद है? इन 9 में हाँ, देखिए रिलायंस पर तो बात नहीं करूँगा यहाँ पे मैं, और एक्चुअल बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहा है, एक्चुअल बेटर रिस्क रेशो दे रहा है। मेटल्स में ट्रेड व्यू रखिए, और M&M और ITC, और इनफैक्ट कुछ देर पहले आई थिंक एक स्टॉक का और जिक्र हुआ था इस कार्यक्रम में, अभी अनुज ने टिप्पणी भी करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं श्रेया। इंडेक्स स्टॉक्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दे रहे हैं, आप यकीन मानिए। और इस बात को देखते हुए जो 22,000 का लो था वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है। आप किसी भी ग्लोबल इंडेक्स को देख लीजिए, किसी भी ग्लोबल इंडेक्स को, निफ्टी को देखिए, डाउ को देखिए, 100 वेमा 22,050 ये एक महत्वपूर्ण लो है। तो उस दृष्टिकोण से जो भी अभी अनुज ने भी स्टॉक्स है या फिर जो मैं कह रहा हूँ, इन लेवल्स पे भी अच्छे हैं। हालांकि हमारी बात को आप किसी भी बाय और सेल के प्रोस्पेक्टिव से कंसिडर मत कीजिएगा प्लीज़ श्रेया। देखिए खैर हम तो इन्वेस्टमेंट बाय सेल एडवाइस देते नहीं हैं। एक बार जरा 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा इस समय प्रेशर आ रहा है। टाटा एलेक्सी देखते हैं, ये भी करीब 3% नीचे था। अगेन सेम कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जहाँ पर ऑटो और IT का कॉम्बिनेशन है। टाटा एलेक्सी इनफैक्ट कोलैप्स कर रहा है ये इस समय। आशीष भेज दीजिए टाटा एलेक्सी का चार्ट देखिए एक बार, कोई ट्रेड बनती है यहाँ पर? अनुज जी प्रेशर काफी बन रहा है इसमें, और वन वे हमने देखा है कि इसमें जो भी कोई राइज आ रही है तो वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण सेलिंग इसमें कंटिन्यूसली बरकरार है। स्टॉक वापस 20 डे के नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है ये वापस 50 to 50 का जो इसका जोन है उसको टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, इन लेवल्स पे भी शॉर्ट करे तो 5500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, और नीचे के जो 50 to 50 तक के टारगेट के लिए पोजीशन को होल्ड करे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ अब मार्केट सेक्टर स्टॉक्स इन सब पर बातचीत करने के लिए ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। संदीप जी गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? पिछले जो 2-3 महीने की वॉलेटिलिटी थी उसके बाद जो रिकवरी आई है फाइनली इस महीने, क्या माना जाए कि मार्केट में क्या वर्स्ट इज होगा? Yeah, no, thanks a lot, Anuj, for having me. मार्केट में देखिए अनुज, जनवरी फरवरी में काफ़ी वीकनेस थी, मार्च के फर्स्ट वीक में करीब बॉटम बना। उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई हैं, रुपए में स्ट्रेंथ आई है, FII की सेलिंग कुछ दिन हमने बाइंग देखी है, वो एक बदलाव आया है। फिर रेट कट के प्रति माहौल जो है वो ज़्यादा बना है इंडिया में भी। एक एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट महीने RBI का एक और रेट कट भी आएगा। तो मार्केट जो है एक ग्रोथ रिस्क की तरफ जहां मुड़ रहा है, तो वहां पे थोड़ी लिक्विडिटी कंडीशंस भी जो हैं वो ईज हुई हैं। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ग्रोथ के प्रति सपोर्टिव हो गई हैं। अभी जो एक बड़ा रिस्क अनुज मार्केट में बना हुआ है वो है अराउंड टैरिफ्स की 2 अप्रैल को क्या होगा, उससे रिलेटेड अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो इन 9 महीनों में निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ करीब 4 से 5% रही है ऑन अ YOY बेसिस। Q4 में भी अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगभग उसके आसपास ही है, पर मैनेजमेंट कमेंट्रीज ग्रोथ आउटलुक फॉर नेक्स्ट ईयर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसमें जो ग्रोथ का माहौल है वो लग रहा है कि इम्प्रूव होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इम्प्रूव हो रही है। बजट में जो टैक्स कट्स दिए गए हैं उससे कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। आरबीआई ने जो मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स की ईजिंग करी है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ सपोर्टिव। जो रेट कट्स हैं दैट इज ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर ग्रोथ। बट द ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो जो अनसर्टेन है उसको तो हमें जैसे जैसे वो अनफोल्ड होगा वैसे डील करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी है और पॉलिसीज़ जिस प्रकार से टैरिफ्स जिस प्रकार से आपकी पॉलिसीज़ को प्रभावित करेंगे, किसी भी देश की, हमारी भी, अभी आप एग्जैक्टली यहाँ से आगे चलते हुए अपने पोर्टफोलियो में किसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे, जिनका ग्लोबल मार्केट से सरोकार काफ़ी कम है? फॉर इंस्टेंस, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो आईटी हो या मेटल्स हो, आप क्या डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे यहाँ से आगे चलते हुए? फॉर इंस्टेंस, आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एफएमसीजी। प्राइस क्रैक बहुत हो चुका है मेरे ख्याल से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में नॉट अ सिग्निफिकेंट पुल बैक, और सामने आपका रिजल्ट सीजन, सामने आपका मानसून खड़ा है। डोमेस्टिक और मतलब घरेलू इकोनॉमिक्स जुड़े जो सेक्टर्स हैं उन पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उनका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि डोमेस्टिक घरेलू इकोनॉमीज फोकस्ड जो स्टॉक्स हैं उनका परसेंटेज और एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियोज में ज़्यादा है। ग्लोबल लिंकेजेस वाले जो सेक्टर्स हैं उनका एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। आईटी में बिकॉज ये एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है यूएस में, उसके कारण डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग वो थोड़ी सी इम्पैक्टेड रह सकती है। आईटी वैसे भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है और बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट हमें लगता है कि ग्रोथ में इम्पैक्ट आ सकती है, इसीलिए आईटी में हम उतने ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं हैं। जहाँ तक फार्मा की बात है वहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। फार्मा में इंडियन कंपनीज यूएस के जेनेरिक मार्केट का करीब 40% प्लस होल्ड करते हैं, और ये एक ऐसा स्पेस है जो एसेंशियल कैटेगरी में आता है। तो इस पे हमें लगता है कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट हमारी समझ में उतना नहीं आना चाहिए। वैसे भी इंडिया यूएस में आने वाले कुछ महीनों में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस होगा जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हमें लगता है कि इंडिया जो है वो रिलेटिवली अकोमोडेटिव बिहेवियर अपनाएगा। हम उतना रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ उनकी बात सुनेंगे और होपफुली वो हमारी कुछ बात सुनेंगे, एंड वी विल हम लोग को एक अच्छी ट्रेड डील की आशा है। तो ऐसे उसमें जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं शायद उन पे उतना बड़ा इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक सेक्टर्स में हमें डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन अच्छा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें भी एक अच्छा करेक्शन आया है, तो वो स्पेसेस भी हमें अच्छे लगते हैं। जी संदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ग्लोबल लिंकेज वाले सेक्टर्स से आपने थोड़ा एक्सपोजर हटाया भी, तो क्या ऑटो सेक्टर पे जिस तरीके से आज डेंट पड़ा है ग्लोबल नतीजों के बाद, ग्लोबल क्यूज के बाद, तो वहाँ पे क्या आपने वेटेज अपना कम किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया। ऑटोज में हमें जो स्पेस पसंद है विद इन दी ऑटो स्पेस, हमें वहाँ पे टू व्हीलर्स ज़्यादा पसंद है। उन टू व्हीलर्स में भी हमारे पास जो एक्सपोजर है, जो हमें जो स्टॉक्स पसंद है उनमें वो ज़्यादा हैं जो डेवलप्ड मार्केट्स में उनकी उतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं। तो उस हिसाब से वहाँ हमें लगता है कि ग्रोथ मेंटेन रहेगी। जो ऑटो का ओवरऑल स्पेस है वहाँ पे कुछ एंसिलरी कंपनीज हैं और टू व्हीलर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। वहाँ पर क्या कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा ये आज के दिन में कहना मुश्किल है, हो सकता है वहाँ पर भी कुछ इम्पैक्ट हो, पर वहाँ पर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा हमारे हिसाब से। एटलीस्ट हम जो स्टॉक्स ओन करते हैं उनमें हमें ऐसा लगता है। और जैसे श्रेया अभी हमने डिस्कस किया, कुछ न कुछ एक ट्रेड नेगोशिएशन के जरिए इंडिया शायद एक वर्कआउट कर पाएगा कि जहाँ पे
उतना बड़ा इम्पैक्ट शायद हमारी इकोनॉमी पे नहीं आए जितना बाकी इकोनॉमीज पे आएगा। भले ही हमारा ट्रेड टैरिफ डिफरेंशियल काफ़ी है, पर यूएस को अगर कंज्यूम करना है तो कहीं ना कहीं से वो इंपोर्ट करेगा, और शायद जो उसके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आए। हम जो हैं, हम 10th लार्जेस्ट हैं, हम टॉप 3 में नहीं हैं, तो हमारे प्रति शायद उतनी ज़्यादा टैरिफ्स का इम्पैक्ट शायद ना आए। मीनवाइल निफ्टी 23,575 तक गया 3 PM मूव में। एक बार निफ्टी का इंटर चार्ट लेकर आइए, वो देखिए, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। 3-4 मूव आ गए, 23,575 तक गया, फिर 23,604 तक गया, वापस 23,580 तक आया। ये प्योर एक्सपायरी गेम्स यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। खैर एनीवे, देखेंगे यहाँ पर किस तरीके के मूव आएंगे। संदीप, ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं या न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें आप पोजीशंस बना रहे हैं क्या? अनुज, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं अगर हम एक ग्रोथ के नज़रिए से देखें। भले ही आज के दिन में कंजम्पशन के प्रति थोड़ा सा, अर्बन कंजम्पशन के प्रति स्पेशली थोड़ा सा एक म्यूटेड या सबड्यूड माहौल बना हुआ है। भले ही रूरल साइड में हमें थोड़ी रिकवरी लग रही है, अर्बन कंजम्पशन में वेरियस क्वार्टर्स से सुनने में आ रहा है कि एक जो स्लो डाउन है वो हो सकता है एक क्वार्टर और चले। स्टॉक्स में हमने ऊपर से करेक्शन देखा है। हम इन स्पेस को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म इनकी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लग रही हैं। वैल्यूएशंस जो हैं वो एक थोड़ा सा इन स्टॉक्स में चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज मार्जिन्स जो हैं वो थिन हैं, और अभी भी इनके कुछ बिजनेसेस बिल्ड आउट फेज में हैं। तो बिल्ड आउट फेज में जहाँ इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है और जहाँ पे एक कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इनकम्बेंट्स के अलावा कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो ऑफलाइन स्पेस में ऑपरेट करते हैं वो भी ऑनलाइन वाले इस क्षेत्र को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो कंपेटिटिव इंटेंसिटी के कारण क्या डिस्काउंटिंग का माहौल बढ़ सकता है जिसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन ट्रेजेक्टरी पे इम्पैक्ट आ जाए, तो वो सब चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, और जब हमें लगेगा कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तब हम इन्हें अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करेंगे। ओके, अच्छा सर, संदीप जी, मैं एक चीज़ और से पूछूं। आई मीन अगेन कंसिडरिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक डिमांड और हमारी बाइंग हैबिट्स, और उसके अंतर्गत मैं एक स्पेस और जिसमें शायद लोगों ने पैसा बनाया भी, और पैसा हायर लेवल्स पे भी बना और सस्टेन रहा। आप देखिए हेल्थ केयर सेगमेंट में आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, वेदर इट्स अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, देन फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, सब में पैसा बना और सस्टेन भी रहा। इवन दैट कोलैप्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई इम्पैक्ट नहीं था, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था। इस स्पेस में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त? तो हॉस्पिटल्स के स्पेस में वीरेंद्र, क्या हुआ है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वहाँ पर लास्ट कुछ सालों में एक अच्छी बढ़त आई है, और हॉस्पिटल्स का जो केपेक्स साइकिल था, अब उन्होंने वापस इन्वेस्ट भी करना चालू कर दिया है इन ग्रोथ। हॉस्पिटल्स में आने वाले समय में भी हमें लगता है एक डिसेंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो मेंटेन रहेगी। हॉस्पिटल्स में हम पहले कुछ एक स्टॉक्स ओन करते थे जहां पर हमें वैल्यूएशन कंफर्ट लगता था, पर ये स्पेस में एक वैल्यूएशन रनअप एक अच्छा आया था अर्निंग्स ग्रोथ के साथ में, और अब हम इस स्पेस में फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। जब अगर मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रक्चरल है, हाँ, पर वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़े से अब उतने कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर स्पेस के वैल्यूएशन थोड़े कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं आपको संदीप जी, लेकिन ये कैपिटल मार्केट स्टॉक्स काफ़ी चर्चा में है, अच्छी खासी तेज़ी इसमें भी देखी गई। इनफैक्ट आज के सेशन में ही देख लीजिए आप, BSE, M6, CAM, सारे स्टॉक्स में रौनक है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? वेटेज बढ़ाया क्या आपने यहाँ पे?
सो अगेन इन स्पेस में श्रेया क्या हुआ है कि अगर हम ऊपर से देखें तो एक अच्छा फॉल आया है। ऑब्वियसली ये स्पेस में मार्केट सेंटिमेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, टर्नओवर कम हो जाता है, या मार्केट में एक तो गिरावट आती है, तो एमटीएम प्रॉफिटेबिलिटी ये सब थोड़ी सी इम्पैक्टेड हो जाती है। तो उस वजह से भी इन स्टॉक्स में कई बार मार्केट करेक्शंस में ज़्यादा फॉल आ जाता है। ये स्पेस में हमारा कुछ एक्सपोजर है, गिवन यहाँ पर एक जो करेक्शन आया है वो अच्छा करेक्शन है, और अर्निंग्स ग्रोथ एक डिसेंट लेवल पर हमें लगता है आने वाले सालों में कंटिन्यू रहेगी। तो हम इस स्पेस में क्या वेट बढ़ा सकते हैं, ये अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं क्लोजली। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे बहुत ही आप देखें अच्छे से बातचीत हुई आज, अपना नज़रिया आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अब इंडस्ट्रीज पे। 23,590, 51,551। अनुज, अगर हम कल की तुलना में देखें तो शायद ये एक बहुत ही बेहतरीन क्लोज है, और अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो और भी अच्छा क्लोज है। कहाँ और सीरीज बेसिस पे देखूं तो और भी, अगर आप देखें, सकारात्मक है। इस प्राइस पर व्यू क्या रहेगा? आई मीन कल के लिए बिल्कुल अप्रोच क्या रखें, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में से बेटर रिवॉर्ड कौन रखता है इस वक्त इस प्राइस पर भी? हाँ नहीं बिल्कुल वीरू, बात सही कही आपने। मैं लेकिन एक चीज़ कहूँगा वीरू, मार्केट ना एकदम न्यूट्रल जोन में बंद हो रहा है। मतलब हम बात कर रहे थे कि 23,600 के ऊपर या 23,550 के नीचे, टेक्निकली हम दोनों स्पेसेस के बीच में बंद हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि एक दिन के लिए ना आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। हो सकता है आप कल का एक गैप अप मिस कर जाएं, अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस गैप डाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़, आज भले ही हम तेज़ी के साथ बंद हुए हैं, लेकिन आज के ट्रेड में एक चीज़ देखिए, आज का हाई और आज का लो कल के हाई और कल के लो से नीचे है। तो टेक्निकली हमने आज फिर एक लोअर लो और लोअर हाई बनाया। ये मेक और ब्रेक जोन है। हमने टेक्निकली एक लोअर हाई और लोअर लो बेसिकली बनाया यहाँ पर, और भरोसा बढ़ाने के लिए ना हायर हाई बने या हायर लो बने। चलिए अब जैसे कल फॉर एग्जांपल हमारे पास मौका होगा हायर हाई और हायर लो बनाने का, तो अगर वो बन गया तो फिर वो 2 दिन का ट्रेंड नेगेट होगा। तो इस हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टेकर हैं तो आप चाहें तो लॉन्ग कैरी करें, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा मामला। एक बार के लिए न्यूट्रल रहें, कल एक फ्रेश व्यू लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो क्लोज है मार्केट का वो बिल्कुल ही नो ट्रेड जोन में हुआ है। चलिए कल की बात करते हैं अब, और पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज 2 स्टॉक जो फोकस में है, पीएसयू बैंकिंग लॉट में से बैंक ऑफ बड़ौदा। डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी पीएसयू बैंक्स में अप्रैल सीरीज़ के लिए काफ़ी अच्छे कमाई के मौके बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उनको पसंद है, और अप्रैल सीरीज़ के लिए 235-238 के लेवल्स तक आ सकते हैं टारगेट्स वाइज, इसलिए यहाँ वो BTST का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं, और डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन है। और CESC ये भी एक स्टॉक है जो HNI फेवरेट है। FNO की बात करें तो डीलर्स यहाँ 155-158 के टारगेट्स के साथ BTST की एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और CESC ये दोनों स्टॉक्स में बाइंग की राय है फिलहाल। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं BTST STBT कॉल्स लेते हैं। आशीष जी आपसे शुरुआत होगी। आशीष बैती जी बताइए BTST STBT। जी, BTST के तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये इनफैक्ट हमारा सुबह सस्ता ऑप्शन के तौर पे भी दिया गया ट्रेड था, और वहाँ जरूर टारगेट सेट हो गए, लेकिन हमें लग रहा है कि 1400 का जो एक अहम सबको रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ये अब जा चुका है, और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 1440 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1380 का कैसे मेंटेन करें। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? जी बिल्कुल, मेरा ध्यान यहाँ पे कोलपाल पे है। मुझे लगता है कोलपाल पे ध्यान देना चाहिए। 2370 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2460। ओके, सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? मेरा ट्रेड रहेगा टोरेंट पावर में। एक फ्लैग पैटर्न बना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। टारगेट वुड बी 1600, स्टॉप लॉस होगा 1460। ठीक है, टोरेंट पावर BTST ट्रेड आती हुई। शिल्पा जी आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? कविता जी आप माफ कीजिएगा, कविता जी आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं कल के लिए? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर मूव अच्छे एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 178 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए।
अपने प्रीवियस 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। 185 187 के प्राइस टारगेट रखने चाहिए। ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं अब आपको। आज सुबह जब हम ट्रेड सेटअप डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ कही थी कि नॉर्मली अगर कोई स्टॉक एक्सपायरी से एक दिन पहले बैन से बाहर आता है तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर बैन से बाहर आता है तो इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि शायद उसको वापस बैन में लाने की तैयारी हो रही होती है। बात हो रही है यहाँ इंडसइंड बैंक की। आज यहाँ ऑब्वियसली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन इंडसइंड बैंक वापस बैन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, वो अपडेट आएगा आपकी स्क्रीन पर और इंडेक्स का स्टॉक और शुरुआत करेगा सीधा बैन में। ये आई थिंक गलत चल गया, ये कल का चल गया है शायद। एक बार ये कल का चल गया है। ये थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माय एंड, थोड़ा हमने गलत डेटा चला दिया उसके लिए। अगर सही डेटा रेडी हो तो प्ले कर दीजिए। इंडसइंड बैंक 101%, बिरलासॉफ्ट 97% और मनापुरम 94%। थोड़ा एज एडिटर ऑफ द चैनल मैं अपोलोजाइज़ करूँगा यहाँ पर श्रेया कि हमारी तरफ से इतना इंपॉर्टेंट डेटा गलत गया, तो ये मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये असली सही डेटा है। इंडसइंड बैंक करीब करीब 101%। वीरू, मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज? जी, ब्रेथ पे आते हैं अनुज, और ब्रेथ अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मतलब आपको कल की तुलना में फिर भी बहुत ठीक नज़र आएगी। डैमेज कंट्रोल हुआ स्पेशली इन बैंक्स और आईटी में। लेके आइए प्लीज़ मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे। और लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए, लॉन्ग 96 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 31, यानी जो प्राइस डैमेज कल तक हुआ वो आज यहाँ पे जाकर नहीं हुआ, वो थम गया काफ़ी हद तक। 68 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट लगभग 26 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 31 में। आते हैं उन काउंटर्स पे देखते हैं जहाँ पर आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। इस क्रम में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कुछ बैंक, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे। बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम, गेल, मैक्रोटेक डेवलपर्स और पीएनबी, कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज लॉन्ग क्रिएट हुए। अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुई यहाँ पर। नेक्स्ट में शॉर्ट कवरिंग, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन, ग्लेनमार्क, जेके सीमेंट, बीएसई पे न्यूज़ का इम्पैक्ट, तो सारे के सारे शॉर्ट्स कवर हुए। और थर्ड पायदान पे रहा आपका शॉर्ट बिल्डअप, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, टाटा मोटर्स, यहाँ पे आज इम्पैक्ट पड़ा। आज ऑटो पे खासा इम्पैक्ट था, ऑटो पे, ऑटो एंसिलरी पे। और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईआरएफसी, टाटा एलेक्सी, अशोक लेलैंड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ऐसे कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। जाते जाते कंसिडर करने लायक कुछ और स्टॉक्स जो हैं, मैं देख रहा हूँ जो लास्ट मिनट बाइंग है उसमें आप लेके आइए। 2-3 स्टॉक्स मैंने अभी मेरी निगाह के आगे आए। एक तो लेके आइए आप हेवल्स, क्या कंसिडर करूँ इसको, एक ये, देन अदर वन इज़ टाटा पावर 383। टाटा पावर का क्लियर ज़्यादा चार्ट है ये। शिल्पा जी, आउट ऑफ दीज टू टाटा पावर और हेवल्स, क्या कंसिडर कर सकते हैं कल के लिए? मुझे लगता है कि आप टाटा पावर पे ध्यान दे सकते हैं। टाटा पावर 378 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। 395 से 400 इसके टारगेट्स हो सकते हैं। ध्यान दे सकते हैं, डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 2% से ज़्यादा उछलकर। चलिए थोड़ा विषय बदलते हैं और बात करते हैं। देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द प्लानिंग करें। किस चीज़ की प्लानिंग? क्योंकि देखिए भारी डिमांड को देखते हुए हवाई किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन जी, बताइए क्या है जानकारी? जी, 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में जो हवाई किराए हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पहली बार जो समर शेड्यूल आया है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 5.5% एक मॉडेस्ट इंक्रीज़ है। 26,000 के लगभग फ़्लाइट्स जो हैं इस बार हैं। लेकिन जो अगर डिमांड की बात करें इसी समय में, तो फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक जो डिमांड है वो 11% है। तो डिमांड सप्लाई गैप आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो OTAs हैं वो भी बता रहे हैं कि अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। जो दूसरा फैक्टर है वो है कि अभी DGCA के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 813 एयरक्राफ्ट है भारत में, जबकि जिसमें से कि 133 के करीब जो है ग्राउंडेड है, उसका प्रेशर रहेगा। और तीसरा, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कुछ और जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे
टैरिफ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, वो उसमें जो यूज़र डेवलपमेंट फीस है वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसका असर भी आपके हवाई टिकट पे दिखेगा। और ये सारे फैक्टर्स साफ इशारा कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और उसका असर अभी से दिखने लगा है। कुछ डेस्टिनेशंस मैंने देखे थे कि जैसे अगर आप मुंबई से श्रीनगर जाते हैं अभी से 2 महीने के बाद, अगर अभी की बुकिंग करते हैं तो लगभग वन वे का जो किराया है 16,500 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे भी देखते हैं तो 8800 से कम में टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं श्रीनगर तो 9200 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप कोच्चि जाना चाहते हैं दिल्ली से 8200 का टिकट है। तो हालांकि गोवा अभी भी कंट्रोल में है, गोवा आप दिल्ली से जाना चाहें तो 4400 में मिल जा रहा है टिकट। तो कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ लोग गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं, अभी से किराए बढ़ने लगे हैं, तो अभी बुक कराने में ही समझदारी है। अभी बुक कराने में ही टिकट समझदारी है, क्योंकि किराए होने वाले हैं महंगे। शुक्रिया रोहन जी तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में एयरलाइन स्टॉक्स को ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक और स्टॉक की बात करते हैं, दरअसल ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए ट्रेंड में कल भी तेजी थी गिरते बाजार में, आज भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। देखिए अच्छी खासी तेजी, 2% से ज़्यादा, इनफैक्ट 2.25% की तेजी के साथ ये क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 5,435 के लेवल पर। रुचित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी ट्रेंड के ऊपर। ठीक आशीष जी, ट्रेंड पे आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से इसमें आज के सत्र में रैली देखने को मिल रही है, कल भी एक रैली देखने को मिली थी, और बीच में जो डेंट पड़ा था क्या उसको अब ओवरकम कर रहा है ये स्टॉक? हालांकि अभी भी अपने 52वीं खाई से बहुत ही नीचे है, लेकिन क्या अब चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग दिख रही है अब? जी श्रेया जी, इनफैक्ट देखिए 25 तारीख को भी हमारे बाइंग लिस्ट में था और बाइंग के रिकमेंडेशन में था परसों भी, और जिस हिसाब से कल वापस मूव बना और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रेंथ के साथ बन रही है। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, और जो कैंडल बनी थी बड़ी 6 फरवरी को, अब उसको चैलेंज कर रहा है, तो उसको इनगल्फ करता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉसेस में मेंटेन करना है वो 5,350 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है 5,550 और 5,650, ये 2 लेवल जल्द देखने मिल सकते हैं। ये हो गया ट्रेंड की बात। श्रेया, रोरोवर्स जो ट्रेंड में है वो बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही इंप्रेसिव है, और ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं आपको ये अप्रैल की सीरीज़ के लिए। मीनवाइल जरा आप लेके आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 6303। अभी ये चला तो है, बट इतना मूव बड़ा नहीं आया कि मैं ये कह सकूं कि ये अपने सारे एवरेज के ऊपर आ गया है। बट जाते जाते जिस प्रकार का मोमेंटम है ना, आप देखिए यूनियन बैंक, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आप देखिए कैनरा बैंक, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, और जस्ट वॉच लीडर इन द पैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली आई थिंक एक क्लोज देगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये प्राइस जो है ना 772 रुपये का, ये एग्जैक्टली 200 डे में है। तो कोई ना इप्स एंड ना बट्स, ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्टली उस प्राइस पे क्लोज हो रहा है। बट सौमिल, आपको लगता है अगर ये 770 के ऊपर टिक गया तो माइट भी इसी की लीडरशिप में अगला स्विंग पीएसयू बैंक्स में आए या फिर बैंक्स में आए? लग रहा है आपको ये जो इसने बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की है, वी हैव क्लासिकल राउंडिंग बॉटम या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कह लीजिए, आप इसको जो कहना कह सकते हैं। आपका व्यू इस वक्त एसबीआई पे? डेफिनेटली पॉजिटिव। मेरा पहला कॉल ही यूनियन बैंक पे था आज आपके शो पे, और इनफैक्ट आज सुबह से जो मोमेंटम है वो पीएसयू बैंक्स में है। आप कैनरा बैंक देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई, all of them are looking great at this point of time। सारे ही 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। I'll give you the levels। एसबीआई में जो लेवल है, नीचे में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 750 का, और ऊपर में मीडियम टर्म टारगेट्स अराउंड 825 के बनते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 790 के टारगेट्स डेफिनेटली बनते हैं। 790 के यहाँ से करीब 18 रुपये के अपर स्विंग के टारगेट बनते हैं। और जाते जाते जो नौकरी को आप लेके आइएगा, ये अच्छा बिहेव करता हुआ, और CDSL छोटा सा पुल बैक है लेकिन बहुत कंसिडर करने लायक नहीं है। और इस दौर का जो स्टॉक अब मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस सबको पिछाड़ चुका है, वो है चंबल। आज इस दौर की नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है, और
मतलब वो स्टॉक्स जो कि कल के लिए अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली एक ट्रेजेक्टरी में प्लेस करके जा रहे हैं, दैट्स आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने पहला स्टॉक जो आज सुबह सुबह बात की थी वो था अल्ट्राटेक। रुचित, आपको लगता है आई मीन ये क्लोज जो आएगा, मैं चाहे वीकली पे देखूं, डेली पर देखूं? शिल्पा जी, मैं आपसे इनफैक्ट ये प्रश्न पूछता हूँ, सिंस थोड़ा सा प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस वो भी रीड करने की ज़रूरत होती है। आपका व्यू क्या है? आई मीन 11,600 यानी सिंपली मैं इतना याद है मुझे कि अर्निंग्स के बाद का अगले दिन का हाई, मेरे ख्याल से इसके नंबर्स आए थे 31 जनवरी को इसके नंबर्स थे, मेरे ख्याल से 30 या 31 जनवरी को इसके नंबर्स थे। उसके बाद अगले दिन का स्विंग हाई था बजट डे का, मेरे ख्याल से 11,600 या 11,800, ये वही है प्राइस। कितना इंप्रेस कर रहा है आपको अल्ट्राटेक सीमेंट? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आज इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में इसको अप्रैल सीरीज का 12,000 का कॉल दिया हुआ था, रेकमेंड किया है फॉर टारगेट्स ऑफ 250 से लेके 280। आप किसी को अगर उसमें भी ट्रेड करना है तो अभी भी कर सकते हैं, प्राइस अभी भी रीजनेबल है, 157 पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 100 के स्टॉप लॉस से अभी भी इस पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। तो अल्ट्राटेक मुझे लगता है 11,800 से 12,000 के मूव के लिए नेक्स्ट सीरीज में बिल्कुल तैयार है। ओके, चलिए मार्केट का पंचनामा की बात करते हैं। आज पंचनामा में श्रेया और अमित सेठ जी होंगे और 335 पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा टीजर उसका डिस्कस कर लेते हैं, एक दो सवाल एड्रेस कर लेते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए सवाल वो सारे स्टॉक्स जो हम अक्सर बात करते रहते हैं, इंडिगो पे सवाल पूछ रहे हैं और इन्होंने कॉल ले रखी है 5,300 की। शानदार मूव, इंडिगो डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, देखिए 2.25% की तेजी के साथ। क्या राय है यहाँ पर? अब देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये अप्रैल की कॉल है। अगर मार्च की कॉल ली है तो आप अच्छे स्टॉक में, चलने वाले स्टॉक में बड़े मूव के बाद 0 पैसा बनाएंगे। अगर आपने अप्रैल की कॉल ली है तो अलग बात है। मैं लोगों को बार बार ये चीज़ कहता हूँ, हाँ अप्रैल की होगी क्योंकि नहीं हो सकता है पहले से मार्च की ली हुई हो, यू नेवर नो। वो तो खैर 0 हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अप्रैल की अगर आपने ली हुई है, 5300 की कॉल ली हुई है, 5300 बोला ना आपने, 5300 कॉल भी बहुत दूर की कॉल है। देखिए, इन चीज़ों में आप 112 रुपये दे रहे हैं, मतलब टेक्निकली और 200 रुपये इंडिगो चले तब तक आपका कोई मूव नहीं है आपके फेवर में। क्यों करना है ये सब? ये होता है या तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपको लग रहा है कि तुरंत 5-6% का मूव आएगा, तब तो समझ में आता है। वरना अगर आपको इस तरीके से काम करना है, आप इन द मनी कॉल लीजिए। अगर आपको लेना है ना, आप 5,000 की कॉल लीजिए। उसमें क्या होगा, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5,000 की अगर आपने इंडिगो की कॉल ली अप्रैल की, अब वो कितने की होगी? वो मेरे ख्याल से वो 266 रुपये की है। अब उसमें 130-132 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू की, उसके ऊपर स्टॉक चल रहा है, और बाकी उतना आपको प्रीमियम देना है। वो फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। उसके बाद अगर वो आपके फेवर में आए तो आप उसको निकाल के भले ही हायर ले लें, लेकिन सीधा 5300 की लेंगे जब 5100 पे चला हुआ स्टॉक है, वो थोड़ा सा वहाँ पर मामला रिस्की हो जाएगा। वैसे भी ऐसे स्टॉक्स को ना बेटर होता है आप या तो फ्यूचर्स में लें या डिलीवरी में लें। अब आप कहेंगे कि मेरे पास उतना मार्जिन नहीं है, तो फिर आप उतना ही काम करें जो आपका मार्जिन आपको अलाउ करे, उस तरीके से करिए। जस्ट बिकॉज आपके मार्जिन आपको 5300 कॉल लेने की इजाज़त दे रहे हैं, ऐसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे ना, तो फिर आप लूज़ करेंगे, तभी आप उस 90% की कैटेगरी में आएंगे बेसिकली। तो उतना ही पाव पसारे जितनी लंबी आपकी चादर हो। फिलहाल एक और स्टॉक पे सवाल आ रहा है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या राय बनती है अभी? आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ये और काफ़ी शानदार मोमेंटम है। टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दोनों स्टॉक्स ने दिखाया है। 2-3 बार मेरी स्पॉटलाइट में भी आए हैं। आई थिंक इनमें मेरे ख्याल से बने रहे हैं आप, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि शायद अप्रैल में अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। इसमें बस एक चीज़ ये हो सकती है, मार्च में नॉर्मली आप काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, क्योंकि वो ईयर एंड होता है तो आपको वो करना होता है। तो कई बार मार्च का जो बम्प अप आता है वो इस वजह से भी आता है, लेकिन फिर भी मुझे मोमेंटम जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। चलिए बाकी के सवाल 335 पर श्रेया और अमित जी के साथ। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स की क्लोज देखिए एक बार आप ज़रा, यहाँ पर अच्छी क्लोज आ रही है, काफ़ी शानदार। इनफैक्ट डे हाई पर एकदम से आखिरी के आधे घंटे में मिड कैप में पंख लगे। वीरू, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव दिखे क्या F&O में, खासतौर से रोल ओवर के चलते लास्ट में? अनुज, मैं बताऊं, मुझे लास्ट के कुछ मिनटों में अगर कोई चीज़ इंप्रेस कर रही है तो वो है सिर्फ PSU बैंक्स। आप यकीन मानिए, PSU बैंक्स। और आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, जब आप थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखिए, जाते जाते ये अपने 200 डेमा को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ अनुज।
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो PSU बैंक्स, सारे PSU बिल्कुल। बैंक्स। शायद रोल ओवर की शीट मैं आपको कल बताऊं, लेकिन अभी PSU बैंक्स। बिल्कुल, आई थिंक यही बात हो रही थी हमारी, जब आपने मुझसे पूछा था सबसे ज़्यादा कन्विक्शन ही हमारी PSU बैंकों में आ रही थी। बिल्कुल, और बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आप 5% के गेंस के साथ बंद हो रहा है यहाँ पर। एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छी कन्विक्शन दिख रही थी पेटीएम, वो भी एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी टुवर्ड्स द एंड मोमेंटम अच्छा रहा। पेटीएम लेकर आइए एक बार जरा, और उसके अलावा और एक दो स्टॉक देखते हैं। ये देखिए पेटीएम, ये भी डे हाई के करीब काफ़ी करीब बंद हुआ। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर, हालांकि ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है तो सिर्फ स्पॉटिंग के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैक्रोटेक डेवलपर्स इसमें भी टुवर्ड्स द एंड अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई। और अदानी एनर्जी ऑलमोस्ट 9% के मूव अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आए टुवर्ड्स द एंड। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आया अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। कविता जी, अगर कोई हाई रिस्क टेकर है अदानी एनर्जी, कोई ट्रेड बनता है क्या यहाँ पर BTST या पोजिशनल? तो अनुज जी अपने 200 डेज EMA पर जाकर अभी प्लेस्ड है काउंटर ओवरबॉट एरिया में। सो अगर हाई रिस्क टेकर है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 859 के साथ एज BTST देखें। अपसाइड पोटेंशियल है कि 911 912 के लेवल की तरफ ये बढ़े, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और हाई रिस्क टेकर है तो ही लें 859 के। जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपके स्क्रीन पे 871 पे। तो हम एक ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स 23593, बट जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहा आखिरी के कुछ क्षणों में तो इट वाज बैंक्स, और अगेन PSU बैंक्स। और आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रही, और जो हाई टिकट साइज काउंटर्स थे, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके बाद देखिए आइए आप 197 कम्युनिकेशंस, उसके बाद आप लेके आइए रैमको सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, सब में काफ़ी अगर आप देखें बड़ा मूव देखने वाला है। खैर चलते हैं, अभी काम करते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए बड़ी बॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए 118 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ, इसका मतलब 23,600 पर, और बिल्कुल उस जोन में एकदम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एकदम उस ऑप्शन राइटर के जोन में जाकर 51,600 पर बैंक निफ्टी और 23,600 पर निफ्टी। निफ्टी IT भी करीब करीब 2-3% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ, लेकिन आज की हाईलाइट थी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर काफ़ी शानदार मूव आए। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट था, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आप जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, आज किस तरीके के सेक्टर्स में तेज़ी रही, कहाँ मंदी रही। फार्मा नीचे था 0.5% और ऑटो नीचे था 1%। उसके अलावा बाकी पूरी मार्केट में ग्रीनरी थी। आज का स्टार पॉकेट PSU बैंक्स, निफ्टी PSU बैंक 3.25% ऊपर, शानदार मूव। PSU इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा ऊपर था। FMCG, रियल एस्टेट करीब करीब 2.25% ऊपर, ऑयल एंड गैस करीब करीब 1.5% ऊपर, मेटल्स यहाँ पर तेज़ी आई। ये क्लियरली आज का मोमेंटम आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इसके बाद आप जरा निफ्टी का हीट मैप देखिए। निफ्टी के हीट मैप में सबसे ऊपर हीरो मोटोकॉर्प, फिर इंडसइंड बैंक, दोनों 3-3% ऊपर। बजाज फिनसर्व, NTPC, HDFC लाइफ, अदानी, BPCL यहाँ पर तेज़ी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर, विप्रो यहाँ पर तेज़ी। ट्रेंड में तेज़ी दिखी है आपको। HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, ग्रासिम, ITC, BEL यहाँ पर तेज़ी दिखी। नीचे क्या था आपका टाटा मोटर्स, करीब करीब 5.5% नीचे था टाटा मोटर्स। सन फार्मा करीब करीब 1.5% नीचे। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर मोटर्स, भारती एयरटेल यहाँ पर आपको थोड़ी सी मंदी देखने को मिली। कुल मिलाकर अच्छा दिन मार्केट के लिए कहना होगा, कंसिडरिंग द क्यूज। ग्लोबल मार्केट के क्यूज काफ़ी ख़राब थे, और एक बहुत शानदार सीरीज़ की यहाँ पर सीरीज़ ख़त्म हुई यहाँ पर। और बीरू, चलिए फिर अपनी छुट्टी एंजॉय, मतलब लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करिए, और आपसे अब हम मंगलवार को मिलेंगे, है ना? मंगलवार को मिलेंगे। बट जो भी अनुज, ये महीना अच्छा रहा, हफ्ता भी अच्छा रहा। कल थोड़े विप्सन बढ़ते, लेकिन हफ्ता भी अच्छा रहा। और जो आज सुबह सुबह फियर ऑफ कोलैप्स था निफ्टी IT का, वो एटलीस्ट नहीं हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल सीरीज़ अप्रैल का पहला दिन, पूरे पैनल की आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। और कोई भी आपका प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। मार्केट का पंचनामा अमित सेठ जी के पास के साथ शेयर होंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए।